नमस्कार मित्रों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना और नागरिकता से संबंधित वीडियो हम पहले कर चुके हैं। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार मुख्य परीक्षा में भी लगातार राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्न जो है वो पूछे जाते रहे हैं। जीएस के पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में राज्य व्यवस्था के विषयों को शामिल किया गया है। मूल अधिकार एक ऐसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आपकी पीसीएस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा आगे प्रस्तावित है जून में, ऐसे में हम इस मूल अधिकार के टॉपिक को क्लियर करेंगे। मूल अधिकार शब्द भारतीय संविधान को अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का भाग तीन जो है वो मूल अधिकारों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद दिए गए हैं और इन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, मूल अधिकारों के संबंध में वर्णन किया गया है। मित्रों, अधिकार क्या हैं अगर हम साधारण भाषा में समझें तो अधिकार होते हैं हमारे दावे। जब अधिकार की बात करते हैं हम तो अधिकार का अर्थ होता है हमारे ऐसे दावे जो हम किससे प्राप्त करते हैं, सरकार से। तो अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, नागरिकों को प्राप्त होते हैं और सरकार के खिलाफ होते हैं। तो जब कोई सरकार नागरिकों को अधिकार देती है तो वो अपनी शक्ति को कम करती है, क्योंकि नागरिकों को अधिकार देने का मतलब है कि यह जो दावे हैं वो नागरिकों को सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराने हैं। तो अधिकार राज्य की शक्ति को कम करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, और नागरिकों की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो अगर हम कहें, कहीं आपको कथन लिखा हुआ मिल जाए कि अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक होते हैं, तो यह सही बात है, क्योंकि राज्य की शक्ति को क्या करते हैं, अधिकार घटाते हैं, और नागरिकों के लिए क्या होते हैं, सकारात्मक होते हैं, क्योंकि अधिकार जो है वो नागरिकों की शक्तियों को बढ़ाते हैं। अधिकार नागरिकों के लिए दावे हैं। तो अगर हम भाग 3 में चलते हैं तो सबसे पहले राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा के बारे में आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब हम बात करेंगे भाग 3 की तो इस भाग में जो राज्य है उसमें क्या है, क्योंकि आमतौर पर राज्य का लोग बहुत अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, जहां ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताई गई है कि राज्य में क्या क्या शामिल है। इसमें कहा गया है कि राज्य में निहित है भारत की सरकार और संसद। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और संसद राज्य का अंग है। दूसरा, जो भी राज्य की सरकारें हैं और विधानमंडल है वो भी राज्य में आते हैं। और तीसरा, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो गाँव पंचायत हो, चाहे वह क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वह जिला पंचायत हो, वह भी सरकार में आती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहता है, स्टेट की बात करता है, गवर्नमेंट कहती है कि हम स्टेट के लिए फंडामेंटल राइट लेकर के आए हैं, स्टेट की शक्ति को कम करते हैं, फंडामेंटल राइट, तो वहाँ पर भारत की सरकार भी शामिल है, राज्य सरकार भी शामिल है और स्थानीय सरकार भी शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राधिकारी, अन्य ऑफिसर्स, अन्य जो डेलीगेट्स हैं उनको भी स्टेट घोषित किया जा सकता है। वो भी स्टेट में आएंगे जब तक कि उनको स्टेट से अलग ना रखा जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन नौकरी करता है तो वह स्टेट है, उससे व्यक्ति नागरिक अपने अधिकारों का दावा कर सकता है। कई बार इस तरह के विवाद उठते हैं कि क्या कोई संस्था स्टेट है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो संस्थाएं नागरिकों के प्रति, जिन संस्थाओं की उत्तरदायित्व, जिन संस्थाओं का उत्तरदायित्व नागरिकों के प्रति होता है, जिन संस्थाओं का दायित्व नागरिकों के प्रति है, जिन संस्थाओं को नागरिकों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति लायबल बनाया गया है, उन्हें स्टेट में रखा गया है। जबकि जो संस्थाएं नागरिकों के प्रति लायबल नहीं हैं उन्हें स्टेट में नहीं रखा गया है। जैसे अगर हम बात करें LIC जो है वो नागरिकों के प्रति लायबल है। तो यद्यपि LIC जो है एक कारपोरेशन है, लेकिन LIC राज्य में शामिल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम की, या हम बात करेंगे हॉकी इंडिया की, या हम बात करेंगे IPL की, तो ये स्टेट नहीं है, ये राज्य नहीं है, क्योंकि नागरिक सीधे इनसे अधिकारों की प्राप्ति नहीं करते हैं। ये सीधे नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं कराते हैं, सीधे नागरिकों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। तो ये कई बार बहुत सारे मुकदमों में, बहुत सारे विवादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य की अलग अलग परिभाषा दी गई है। लेकिन कॉमन तौर पर इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि BCCI राज्य नहीं है, हॉकी इंडिया राज्य नहीं है। जो भी संस्थाएं नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व है उन्हें आप राज्य में मानेंगे।
आइए आर्टिकल 13 में देखते हैं। आर्टिकल 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों को जानने से पहले अनुच्छेद 13 को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 13 यह बताता है कि अगर कोई विधि मूल अधिकार से असंगत है, मूल अधिकार का अल्पीकरण करती है, मूल अधिकार को बाधित करती है कोई कानून, तो उनके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, यह बताता है आर्टिकल 13। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं संविधान के लागू होने से पहले। संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान के लागू होने की जो तिथि है वो है 26 जनवरी 1950। क्या 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में कानून नहीं थे? ऐसा नहीं है मित्रों, 26 जनवरी 1950 के पहले भी भारत में बहुत सारे कानून थे। तो संविधान के लागू होने से पहले के जो कानून हैं, अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बात को समझिएगा, कोई कानून है, उस कानून की जो पहली लाइन है वो मूल अधिकारों का विरोध कर रही है, तो अनुच्छेद 13 यह कहता है कि संविधान के लागू होने के पहले वो सभी कानून जो मूल अधिकार के विरोध में होंगे, जो मूल अधिकारों से असंगत होंगे, वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों का विरोध करते हैं। मान लीजिए कोई कानून है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया और उस कानून की जो धारा 1 है वह मूल अधिकार के खिलाफ है, लेकिन जो दूसरी धारा है वो मूल अधिकार के खिलाफ नहीं है, तो उसकी जो पहली धारा होगी वो शून्य हो जाएगी, उस धारा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यदि कोई कानून है और वो पूरा कानून जो है मूल अधिकार के खिलाफ है, तो वह कानून पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये स्थिति है संविधान के लागू होने से पहले की। दूसरी क्या बात कही जाती है? राज्य। राज्य का अर्थ मैं आपको समझा चुका हूं। राज्य का मतलब संसद और भारत सरकार, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय सरकारें और उनके प्राधिकारी। तो अनुच्छेद 13 ये कहता है राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकार को छीनते हैं, जो मूल अधिकार को कम करते हैं। यानी मूल अधिकार ये है, लिख दिया गया संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में अधिकार दे दिए गए। अब राज्य कोई ऐसा कानून कल कोई नहीं बना सकता है जो मूल अधिकार को छीनेगा, जो मूल अधिकार को न्यून करेगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्लास रखा गया है, वो है 13(4). 13(4) को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा मित्रों। एक तरफ तो ये कहा गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को छीनता है, जो मूल अधिकार को कम करता है, यानी कोई भी ऐसा कानून जो समता के अधिकार का उल्लंघन करे, जो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करे, वो मान्य नहीं होगा। लेकिन 13(4) एक अतिरिक्त पावर देता है। 13(4) में क्या कहा गया है? 13(4) में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 368 में यह पावर दिया गया है कि वह मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। यानी अगर एक लाइन ये लिखी गई है कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, अगर आप देखोगे अनुच्छेद 13(1) या 13(2) पढ़ोगे तो इससे ऐसा लगता है कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं करना चाहिए। मूल अधिकार में संशोधन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह कहा गया है कि मूल अधिकारों को अगर कोई विधि कम करती है तो वह शून्य हो जाएंगे। लेकिन 13(4) ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर संसद नियमानुसार अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के तहत संविधान का संशोधन करके कोई ऐसा कानून लाती है, कोई ऐसा संशोधन लाता है जो मूल अधिकार को कम करता है, तो वह माना जाएगा। इसका मतलब संविधान का अनुच्छेद 13(4) यह बताता है कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। हम जब मूल अधिकार पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक बार फिर से इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले चलते हैं समता के अधिकार में। तो मित्रों, जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हम कह सकते हैं, सबसे पहला अधिकार कह सकते हैं, वह है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के संविधान के अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। ये आप सबको पता होगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। विधि के समक्ष समता, अगर आप अनुच्छेद पढ़ोगे तो कहा गया है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आइए समझते हैं क्या होता है विधि के समक्ष समता। मित्रों, विधि के समक्ष समता में दो बातें हैं। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि विधि के समक्ष समता दी गई है, और दूसरी बात क्या है? विधियों का समान संरक्षण दिया गया है। क्या है, क्या अंतर है दोनों में, हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द कहा गया है विधि के समक्ष समता। अगर हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या आएगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ। बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने सभी समान है। विधि के समक्ष समता का क्या मतलब हुआ? कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। मतलब कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून भेदभाव नहीं करेगा मतलब विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक शब्द है। यह कहता है कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कानून की दृष्टि से सभी समान है। कानून अंधा है। आप देखते हैं ना, कानून की देवी की आंखों में पट्टी बांधी जाती है। कानून अंधा है। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून के सामने सभी समान है। तो विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ है? कि मित्रों,
भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर है तो कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। लेकिन इसी में एक दूसरी लाइन भी लिखी गई है, वो लिखा गया विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, अगर इसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। विधियों का समान संरक्षण। कानून एक तरफ तो कह रहा है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून सबको एक नजर से देखेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन दूसरी लाइन क्या कह रही है? विधियों का समान संरक्षण, मतलब कानून सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा। इक्वल प्रोटेक्शन का क्या मतलब है मित्रों? इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब है कि जिस व्यक्ति को प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है उसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और जिस व्यक्ति को कम प्रोटेक्शन की जरूरत है उसे कम प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसका मतलब युक्ति युक्त भेदभाव किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि कानून, यद्यपि कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन कानून युक्त युक्त भेदभाव कर सकता है। विधियों का समान संरक्षण का सीधा सीधा अर्थ यह है कि न्याय की दृष्टि में यद्यपि सभी बराबर हैं, लेकिन न्याय केवल किताबों में लिखा नहीं होना चाहिए। किताबों में लिखा नहीं होना चाहिए, केवल लेटर ऑफ लॉ की बात नहीं करेंगे हम, केवल हम ये नहीं पढ़ेंगे कि कानून की किताब में क्या लिखा है, बल्कि हम उसकी व्याख्या भी करेंगे, बल्कि हम जस्टिस की बात करेंगे, बल्कि हम तात्विक न्याय की बात करेंगे, बल्कि इक्वल प्रोटेक्शन देंगे। जिस व्यक्ति को ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाएगी, जिस व्यक्ति को कम प्रोटेक्शन है उसे कम प्रोटेक्शन दी जाएगी। यह है विधियों का समान संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 14 कहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो है अधिकार, ये भारत में केवल भारत के नागरिकों को नहीं दिया गया है। पढ़िए फिर से अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में लिखा है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे भारत का नागरिक ना हो, यदि भारत के राज्य क्षेत्र में है तो उसे विधि के समक्ष समता मिलेगा। इसका मतलब यदि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई अपराध होता है तो चाहे वो अपराध विदेशी व्यक्ति ने किया हो, चाहे वो भारत के किसी नागरिक ने किया हो, दोनों को उस अपराध के लिए समान सजा देनी चाहिए। यह विधि के समक्ष समता का अर्थ है मित्रों। तो इसको जो है, मुझे लगता है आप लोगों को ये टर्म समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा अनुच्छेद 15 है, समता के अधिकार में बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 क्या करता है, क्या कहता है? यह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। यह कहता है कि इन 5 चीजों के आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो राज्य के लिए है कि या किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अंतर देखिए मित्रों, 14 में लिखा है किसी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा, 15 में लिखा हुआ है किसी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। यानी 14 की तुलना में 15 छोटा है। 14 जहां सभी व्यक्तियों को शामिल करता है, वहां 15 केवल नागरिकों को मिला हुआ है। सभी व्यक्तियों को अनुच्छेद 15 नहीं मिला हुआ है। अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों को मिला हुआ है। और जो भारत का नागरिक है, केवल उसके साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है। 15(2) बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। मैं कहता हूं कि 15(2) जो है भारत में नए समाज की स्थापना करता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कौन सा अनुच्छेद है जो नए समाज की स्थापना की, जिसने क्रांतिकारी बदलाव ला दिए मित्रों, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 15(2). कैसे अनुच्छेद 15(2) ने नए समाज की स्थापना की? अनुच्छेद 15(2) में पढ़ता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई निर्योग्यता नहीं होगी। उसमें किस चीज की निर्योग्यता नहीं होगी? दुकानों में प्रवेश कर सकता है, वो सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन कर सकता है, होटलों में प्रवेश कर सकता है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश कर सकता है। पूर्णता या भाग्यता राजनिधि से पोषित, अगर राजनिधि से कोई पोषित है, साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित है, कोई कुआं है, कोई तालाब है, कोई स्नान घाट है, कोई सड़क है, कोई सार्वजनिक समागम का स्थान है, तो किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। मित्रों, मैं मानता हूं कि यह अनुच्छेद भारत में नए समाज की स्थापना करता है। एक ऐसा समाज, आप कल्पना करिए, आज़ादी के पहले लोगों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, किसी जाति के आधार पर उनको जो है स्नान घाटों में न चलने नहीं दिया जा रहा है, उनको सार्वजनिक होटलों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, उनको पार्कों और क्लबों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अनुच्छेद 15(2) ने वो सारी बाधाएं समाप्त कर दी। अनुच्छेद 15(2) कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आइए मित्रों देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 15(3) को। 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए क्रांतिकारी अनुच्छेद है, क्योंकि यह सरकार को शक्ति देता है कि स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। स्त्रियों और बालकों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान अगर कोई राज्य करता है तो उसकी शक्ति अनुच्छेद 15(3) से उसे प्राप्त होती है। आप देखेंगे संविधान में, आगे चल के हम देखेंगे कि जब पंचायती राज लाया गया
तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया, 1/3 सीट पर आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण देने की शक्ति हमको कहाँ से मिली? 15(3) से मिली। हमने राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया, महिलाओं को विशेष तौर पे नौकरियों में उनके फोर्स बनाए गए, पुलिस बल्स में उनको शामिल किया गया, कई जगहों पर जहाँ पे पहले महिलाएं काम नहीं करती थी उसमें महिलाओं को शामिल किया गया। ये सब अगर हो पाया भारत में तो किसकी वजह से हो पाया? 15(3) की वजह से हो पाया, क्योंकि 15(3) के माध्यम से महिलाओं के लिए विशेष उपबंध किए गए। 15(4) संविधान का अनुच्छेद 15(4) मित्रों, मैं इसको भी एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद मानता हूं, क्योंकि एक बार मैं 15(4) को पढ़ता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। इसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिक हैं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, इनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 14 में साफ साफ कहा गया है कि सबके लिए एक समान है कानून, लेकिन अनुच्छेद 15(4) क्या कह रहा है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं नागरिक, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं, इनके लिए राज्य कोई विशेष उपबंध कर सकता है। इनके लिए विशेष उपबंध करने की पावर उसको अनुच्छेद 15(4) से मिलती है। संविधान का अनुच्छेद 15(5) और भी व्यापक है। संविधान का अनुच्छेद 15(5) जो है वो 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से जो निजी शैक्षणिक संस्थाएं हैं इसमें भी पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशिष्ट अवसर दिए गए हैं। उनकी उन्नति के लिए इसने प्रावधान किया गया है। होता यह था मित्रों कि बड़े बड़े जो शैक्षिक संस्थान होते थे, इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाएं होती थी, उसमें जो निजी कॉलेज होते थे उसमें SC ST और पिछड़े वर्ग के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाते थे, तो इसके लिए अनुच्छेद 15(5) लाना पड़ा। अनुच्छेद 15(5) में ये पावर दी गई इसकी, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, उनको जो राज्य से शिक्षण संस्थाएं हैं उनके साथ साथ चाहे राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाएं हों, यानी ऐसी संस्थाएं, ऐसे विद्यालय जिनको गवर्नमेंट फंड देती हो या ऐसे गवर्नमेंट फंड ना देती हो, ऐसे स्कूल्स हो, उन स्कूलों में जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनको प्रवेश देने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है, मैं मानता हूं, क्योंकि आप देखेंगे इसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को जो है आरक्षण मिला, और वो बड़ी बड़ी संख्या में जो है, उसके पहले केवल नौकरियों में आरक्षण मिलता था, लेकिन इसके बाद स्कूलों में भी आरक्षण दिया जाने लगा, और इसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है 2005 के बाद से एडमिशन पाने लगे, उनको जो है उनकी अलग से मेरिट बनने लगी, और उस मेरिट के आधार पर फिर वो प्राइवेट संस्थाओं में और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं में, ग्रांटेड संस्थाओं में जो है वो एडमिशन लेने में सफल हुए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है ये है अनुच्छेद 15, जिसमें हमने देखा 15(3) जो है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है, 15(4) जो है OBC SC और ST वर्ग के लिए करता है। यद्यप OBC शब्द का प्रयोग उसमें नहीं किया गया है, लेकिन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों की बात की गई। और अनुच्छेद 15(5) जो है निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 16। हाँ, इसमें एक नोट मैंने डाला, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत जो शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है वो अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं होता है। मतलब अगर किसी संस्थान को अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था का दर्जा दिया गया है तो उसमें सभी को आरक्षण नहीं मिलेगा, उसमें केवल अल्पसंख्यक बच्चे को ही आरक्षण का लाभ दे सकती है वो संस्थान। तो आपने देखा होगा अभी एक विवाद आया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हमको अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया जाए, तो सरकार ने उसकी मांग नहीं मानी थी, और सरकार ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर उसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का दर्जा दिया जाएगा तो 15(5) के तहत जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चों को वहाँ प्रवेश मिल रहा है फिर वो नहीं मिल पाएगा। इसी तरह की मांग जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी की थी, लेकिन फिर भी मित्रों बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अल्पसंख्यक कोटे के तहत पंजीकृत होती हैं और उन संस्थाओं में 15(5) का लाभ नहीं मिल पाता है। आइए देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता देता है। लोक नियोजन का मतलब हुआ पब्लिक नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरियों में अवसर की समता दी गई है। अवसर की समता, अगर हम 16(1) देखें तो क्या लिखा है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। लेकिन मित्रों क्या व्यवहार में अवसर की समता अकेले चल सकती है? क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, कोई पिछड़ा है सामाजिक रूप से, कोई पिछड़ा है शैक्षिक रूप से, कोई पिछड़ा है आर्थिक रूप से, कोई समुदाय पूरी तरह से वंचित है। ऐसे में हम सभी समुदायों के लिए लोक नियोजन में अवसर की समता नहीं दे सकते। इसलिए आप देखेंगे कि 16 में यद्यपि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता दिया गया है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यहीं पर से हमारा आरक्षण का कंसेप्ट भी क्लियरली निकल के आता है, जो नौकरियों में आरक्षण का कंसेप्ट है। अनुच्छेद 16 में यह कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास, 15 में 5 चीजें कही गई थी, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इसमें 2 चीजें और जोड़ दी गई हैं, उद्भव और निवास।
तो ध्यान रखिएगा 7 बातें इसमें की गई हैं। इसमें कहा गया है कि इन 7 चीज़ों के आधार पर किसी भी नागरिक को अपात्र नहीं किया जाएगा, उससे विभेद नहीं किया जाएगा। हाँ, इसके अतिरिक्त किया जा सकता है, लिखा जरूर है, लेकिन संविधान को प्रासंगिक बनाने के लिए उसमें परिवर्तन करने पड़ते हैं और चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 16(3). 16(3) में क्या है? 16(3) में कहा गया है कि संसद यदि चाहेगी तो कोई राज्य सरकार अगर अपने स्थानीय नौकरी में अपने राज्य के लोगों को महत्व दे सकती है, अपेक्षा कर सकती है, ऐसा कानून बना सकती है और संसद के माध्यम से ऐसा कानून बनवा सकती है। मतलब क्या हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस है, इसमें कोई भी आप अब लोग अभी देने जाओगे, देखोगे पूरे भारत भर से लोग परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें राज्य विषय कोई ऐसी अर्हता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के राज्य के निवासियों को विशेष प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन आप उत्तराखंड में जाइए, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, वहां पर उत्तराखंड के निवासियों को अर्हता दी गई है। वहां पर जो उत्तराखंड में सेवायोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड हो वही फार्म भर सकता है। इसी तरह से अन्य तमाम सारे राज्यों में इस तरह के कानून बनाए गए हैं जो वहां के निवासियों को विशेष महत्व देता है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप चले जाएंगे तो वहां पर वहां के निवासियों को ज़्यादा सीटें दी गई हैं, अन्य प्रदेशों के निवासियों के लिए कम सीटें छोड़ी जाती हैं। तो ये पावर संसद को दी गई है कि संसद अगर चाहेगी तो निवास के आधार पर भेदभाव नौकरियों में किया जा सकता है। और ये किस अनुच्छेद में? 16(3) में। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है या लिख सकता है कि संसद को यह पावर है कि वह लोक नियोजन के विषय में निवास विषयक अपेक्षा कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। या किस अनुच्छेद में कहा गया? 16(3) में। यद्यपि 16 क्या कह रहा है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन 16(3) उसको काउंटर कर रहा है। 16(3) कह रहा नहीं, संसद को ऐसा कानून बनाने की शक्ति है, अगर कोई राज्य सरकार चाहेगी कि उसकी ये जो पोस्ट है ये उसके निवासियों को ही मिले तो संसद ऐसा कानून बना सकती है। इसी तरह 16(4). 16(4) में क्या कहा गया है? कोई राज्य है, अगर उसे लगता है कि कोई उसके ऐसे नागरिक हैं जो पिछड़े हैं और जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में पर्याप्त नहीं है, मतलब हमने एक आंकड़े निकाले कि राज्य की सेवा में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसका प्रतिनिधित्व सबसे कम है, और देखा कि क्या यह प्रतिनिधित्व जो है उस जाति के या उस वर्ग के पिछड़े होने की वजह से है, तो सरकार अगर चाहेगी तो नियुक्ति के लिए, पदों के लिए उस वर्ग को विशेष आरक्षण दे सकती है। आरक्षण का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, यहीं से निकल के आ रहा है। आरक्षण में क्या होता है? कुछ सीटें किसी विशेष समुदाय के लिए निश्चित कर दी जाती हैं कि भाई इतनी सीटें, 100 में इतनी सीटें इस समुदाय को दी जाएंगी। जैसे 27% की सीटें जो हैं 100 में वो ओबीसी के लिए निश्चित की गई हैं। तो यह जो पावर है ये कहाँ से संविधान को मिलती है? 16(4) से मिलती है। 16(4) अगर 15(4) और 16(4) को मिला लीजिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। 15(4) क्या कह रहा है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 16(4) क्या कह रहा है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों, यदि उनका राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त पक्ष नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए आरक्षण कर सकता है। तो 15(4) और 16(4) को अगर मिला दें तो ओबीसी आरक्षण निकल करके आ जाता है। इसी प्रकार जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों का आरक्षण है, वो 16(4) का में दिया गया है। 16(4) का में एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है। जिस प्रकार 16(4) में पिछड़े वर्ग को आरक्षण है, उसी प्रकार से एससी एसटी को आरक्षण किसमें दिया गया है? 16(4) का में दिया गया। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि एससी एसटी को संविधान में जो नौकरियों में आरक्षण दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद से गवर्न होता है, तो अनुच्छेद 16(4) का से गवर्न होता है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी मुख्य बात क्या है कि उनका प्रतिनिधित्व जो है वह पर्याप्त नहीं होना चाहिए। मतलब राज्य किसी प्रकार का एक सर्वे कराएगा, उसमें ये पाएगा कि ये जो जाति है ये राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, पिछड़ी हुई जाति है, और इसको जो है आरक्षण में, इसको जो है विशेष आरक्षण दिया जाए और आरक्षण मिल सकता है। ठीक है ना। इसी प्रकार 16(4) खा में एक वैकेंसी है जिसको बैकलॉग वैकेंसी कहते हैं। बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने। बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है? बैकलॉग वैकेंसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 16(4) ये कहता है, 16(4) खा, मान लीजिए एक कोई 100 सीटें निकली हैं, उसमें से 27 सीटें कहा गया संविधान में कि पिछड़े वर्ग के लिए हैं। किसी वजह से अगर वो 27 सीटें नहीं भर पाती हैं तो क्या होगा? क्या वो सीटें समाप्त हो जाएंगी? नहीं। 16(4) खा ये कहता है कि अगर किसी वर्ष में किसी वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, मान लीजिए पिछड़े वर्ग के लिए 27 सीटें आरक्षित की गई थी, लेकिन पिछड़े वर्ग के केवल 7 कैंडिडेट ही चुने गए, 20 पद खाली हैं, तो सरकार क्या करेगी? अगले साल जब वैकेंसी निकालेगी तो वो 20 सीटें जो है पिछड़े वर्ग में जोड़ देगी। यानी कि जो बैकवर्ड की जो वैकेंसी होती है या जो एससी एसटी की जो वैकेंसी होती है उसे खाली नहीं छोड़ा जाता है। अगर वो उस वर्ष नहीं भरी जाती है तो उसको आगे के वर्षों में भरा जाता है
और ऐसी वैकेंसी को बैकलॉग कहते हैं। कई बार क्या होता है कि सरकार ऐसी वैकेंसी को निकाल के और एक बार अलग से भर्ती निकाल देती है। बात समझिएगा, एक उत्तर प्रदेश पीसीएस का आपका फार्म आया हुआ है, उसमें सभी लोग फार्म भर सकते हैं, पर सरकार ने कहा कि पिछले 10 सालों में जो पिछड़ा वर्ग है उसके हिसाब से जो 27% उसका कोटा है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सारी वैकेंसी को कैलकुलेट किया और एक अलग से बैकलॉग वैकेंसी निकाल दी। अब उस बैकलॉग वैकेंसी में केवल वही व्यक्ति फार्म भर सकता है जो उस विशेष वर्ग से संबंधित है जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। सभी व्यक्ति उसका फार्म नहीं भर सकते, तो इसको कहते हैं बैकलॉग वैकेंसी। इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग समझ नहीं पाते कि बैकलॉग वैकेंसी क्या है। 16(5) थोड़ा अलग है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 16(5) कहता है कि नहीं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कोई धार्मिक संस्था है, कोई धार्मिक संस्था है जो सरकार के अंडर में चल रही है और उस संस्था के पदाधिकारी का पद निकालना है। मान लीजिए अयोध्या मंदिर प्रबंधन समिति बनाई गई है और उस मंदिर प्रबंधन समिति का एक अध्यक्ष का पद निकालना है, तो सरकार यह नियम कर सकती है कि उस मंदिर प्रबंधन समिति का जो सदस्य होना चाहिए वह हिंदू समुदाय का होना चाहिए। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यद्यपि धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित नहीं की जा सकती हैं, लेकिन कोई विशेष धार्मिक सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित अगर कोई पद हो तो किसी विशेष धर्म वाले को दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी मस्जिद, कोई मस्जिद जो सरकार के अंडर में काम कर रही है, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद ट्रस्ट है, और उसके मुफ्ती का पद निकालना है, तो उसके मुफ्ती का पद ये लिखा जा सकता है कि वह पद केवल मुस्लिम धर्म को मानने वाले को दिया जाएगा। या किसी मंदिर के प्रबंधन का पद निकलना है तो यह सरकार लिख सकती है कि यह पद केवल हिंदू धर्म के मानने वालों को दिया जाएगा। किसी गुरुद्वारे के प्रबंधन के लिए कोई पद निकलना है तो सरकार यह लिख सकती है कि यह पद सिख धर्म के मानने वाले को ही दिया जाएगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति आके दावा करे कि नहीं, मैं तो उस धर्म के मानने वाला नहीं हूं लेकिन मुझे उससे ज्यादा आता है, तो नहीं, सरकार ये कहेगी कि भले आपको ज्यादा आता है लेकिन यह जो पद है यह विशेष धर्म के लिए है और इसके लिए धर्म के आधार पर आरक्षण किया जाता है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ से भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव से मना किया गया है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो संविधान का अनुच्छेद 16(5) धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। मित्रों, इसको आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न में इस तरह के प्रश्नों के गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 17 पर। अनुच्छेद 17 भी मित्रों बहुत बड़ा अनुच्छेद है, बहुत इसका बड़ा कदम है। इसमें एक लाइन में लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत। अगर आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 17 तो बहुत छोटा सा है, लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता क्या है मित्रों? अस्पृश्यता को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। वो लिखेगा कि अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित किया गया है, गलत बात है, गलत कथन है। अस्पृश्यता को पूरे संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि पहले एक विशेष कम्युनिटी के साथ में भेदभाव किया जाता था, उनके साथ उठने बैठने खाने पीने में तमाम सारी बाधाएं उत्पन्न की जाती थी, जिसे अस्पृश्यता कहते हैं। अनटचेबिलिटी पे बहुत सारे आपने उपन्यास भी पढ़े होंगे, नॉवेल्स पढ़े होंगे। तो जो अस्पृश्यता है उसको संविधान पूरी तरह से समाप्त करता है। संविधान मानता है कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता स्वीकार नहीं होगी, यद्यपि अस्पृश्यता को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लाया गया, जिसमें अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाया गया। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को चेंज करके, संशोधित करके सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 जो 1976 में लाया गया, और इसमें भी अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाया गया है। 6 महीने तक की सजा इसमें जो है दी जाती है। तो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट पे आप लोग जरूर देखिएगा, अगर कहीं आपको मिल जाएगा तो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं जो है अपने लिंक में दे दूंगा आपको सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत किया गया है। सीआरपीसी और आईपीसी में भी कई ऐसी धाराएं दी गई हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ है। अनुच्छेद 18, जब समता के अधिकार की बात करेंगे तो समता के अधिकार में जो आखिरी अनुच्छेद है वो है 18। अनुच्छेद 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। कौन क्या है ये उपाधियां? अनुच्छेद 18 कहता है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि राज्य नहीं दे सकता है। राज्य केवल या तो सेना की उपाधि दे सकता है या विद्या की उपाधि दे सकता है। सेना की उपाधि का मतलब फील्ड मार्शल, कर्नल, मेजर ये दे सकता है, और विद्या की उपाधि दे सकता है बीए, एमए, पीएचडी, डॉक्टर। इसके अलावा कोई उपाधि राज्य नहीं देगा। दूसरा, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी भारत का कोई नागरिक ये नहीं कर सकता है, कोई विदेशी नागरिक कोई विदेशी राज्य ये नहीं कह सकता
कि भारत के नागरिक को उपाधि दे दे। आपको ध्यान होगा कि शाहरुख खान ने जाकर के फ्रांस से नागरिक उपाधि ले ली थी, तो उसमें फिर बाद में उनको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ी थी, बड़ा उसमें समस्या हुई थी, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज कहता है कि आइए हम आपको उपाधि देते हैं, तो आप हाथ जोड़ के मना कर लीजिए, धन्यवाद कह दीजिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 में साफ साफ लिखा है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, तो मैं आपसे कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, धन्यवाद। तो अनुच्छेद 18(2) जो है भारत के नागरिक को मना करता है उपाधि स्वीकार करने से। अनुच्छेद 18(3) उन व्यक्तियों को जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन भारत के राज्य के अधीन किसी पद पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए भारत का नागरिक नहीं है, उसे योजना आयोग में कोई पद दे दिया गया, कोई बहुत बड़ा विद्वान है वो आया, उसे योजना आयोग में एक पद दे दिया गया, वो भारत का नागरिक नहीं है, वो किसी दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन जब वो भारत में किसी पद पे काम कर रहा है, किसी पद को धारण किया है और कोई विदेशी राज्य कोई उसे उपाधि देता है, तो बिना राष्ट्रपति के सहमति के उसे स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो विदेशी है अब, या कोई ऐसा व्यक्ति जो नागरिक नहीं है, ठीक है ना, अब वो उसे कोई पद मिला हुआ है राज्य के अधीन, लाभ या विश्वास का पद कोई धारण किया हुआ है, अब उसको कोई विदेशी राज्य कह रहा है कि हम आपको उपाधि देना चाह रहे हैं, तो क्या उस उपाधि को स्वीकार करेगा? नहीं। उस उपाधि को स्वीकार करने के पहले उसे राष्ट्रपति महोदय के को लिखना पड़ेगा कि महोदय यह राज्य जो है मुझे सम्मानित करना चाह रहा है, क्या आपकी अनुमति है, क्या आपकी कंसेंट है कि मैं ये उपाधि ले लूं। राष्ट्रपति की जब कंसेंट प्राप्त हो जाएगी तभी यह उपाधि आप स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 का उद्देश्य क्या है मित्रों? उद्देश्य ये है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में बहुत उपाधियां बांटी, राय बहादुर की उपाधि, सर की उपाधि, नवाब की उपाधि, राजा की उपाधि, तमाम उपाधियां देकर के डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिए, बहुत सारे जो है नए नए खानदान पैदा कर दिए। तो इन उपाधियों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 18 लाया गया, ताकि ये लोग जो राय बहादुर, राजा साहब, कुंवर साहब हैं, ये सब जो है इनको डिमोलिश करके भारत में एक वास्तविक लोकतंत्र खड़ा किया जा सके। ये बात अलग है कि आज भी बहुत सारे लोग नाम के पीछे अपने राजा और फलानी चीज़ें लगाए रहते हैं, लेकिन भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 जो है उसको पूरी तरह से अस्वीकार करता है। एक प्रश्न बहुत आता है कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, क्या ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हैं? मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लिखा है सेना या विद्या दो की केवल उपाधि ली जा सकती है। तो भाई भारत रत्न तो सेना में नहीं मिलता, विद्या में भी नहीं मिलता है, पद्म विभूषण भी सेना विद्या में नहीं मिलता है, पद्म भूषण भी नहीं मिलता, पद्मश्री भी नहीं मिलता है। तो क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय पुरस्कारों को समाप्त करना चाहिए। राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार मित्रों सबसे पहले शुरू किए गए 1954 में प्रारंभ किया गया और इनको देना शुरू किया गया। तब तक किसी ने नहीं सोचा कि अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के खिलाफ है, लेकिन जब 1970 में जनता पार्टी आई तो जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, ये तो संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 18 में साफ साफ लिखा है कि राज्य केवल दो ही उपाधि दे सकता है, या तो सेना की देगा या विद्या की देगा। तो ना तो इसमें सेना है ना तो विद्या है। तो 1970 में जनता पार्टी ने इन पुरस्कारों को उल्लंघन मानते हुए अनुच्छेद 18 का इनको बंद कर दिया। लेकिन 1980 में पुनः जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने इसको फिर से शुरू कर दिया। अंतिम में यह मामला पहुंचा बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद में माननीय उच्चतम न्यायालय में। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा इसमें? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह पुरस्कार उपाधि नहीं है, यह उपाधि नहीं है। अनुच्छेद 18 का जो अंत है वो उपाधियों का अंत करने का है, जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है इन उपाधियों का अंत करना है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद में 1996 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कह दिया कि यह पुरस्कार उपाधि नहीं है, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन जो है राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं करते हैं? तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 में। अब हम देखते हैं क्या भारत में समता का अपवाद भी है? तो मित्रों निश्चित रूप से भारत में समता के अपवाद भी हैं। भारत में ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो हमारे समता के अधिकार का अपवाद स्वरूप है। तो कौन से अनुच्छेद हैं? जैसे अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष पावर दी गई है। क्यों दी गई? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या है? संवैधानिक रूप से प्रमुख है। राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक रूप से प्रमुख है और राज्यपाल जो है वो किसी स्टेट का संवैधानिक रूप से प्रमुख है। तो इनको विशेष जो है संरक्षण दिया गया है संविधान के भाग 19 में। मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जब आगे संविधान पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। इसमें मेन बात यह है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक अपने पद पे काम करते हैं उनके खिलाफ कोई भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, और उनके खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वो अपने पद पर काम कर रहे हैं और उनको 2 माह का समय समाप्त नहीं हो गया है कार्यालय छोड़े हुए। मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, कोई भी जो है हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं निकाल सकता जब तक कि वो अपने पद पे काम कर रहे हैं। और जो भी वो अपनी सिविल हैसियत से काम करते हैं, जो अपनी हैसियत से राष्ट्रपति या राज्यपाल से की हैसियत से वो जो काम करते हैं, उसके खिलाफ उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो है
अनुच्छेद 361 के अंतर्गत विशेष संरक्षण दिया गया राष्ट्रपति और राज्यपाल को। इसके अलावा अनुच्छेद 361 का में प्रसारण का अधिकार दिया गया है। संसद और राज्यों के विधानमंडल की जो कार्रवाई है उसके प्रकाशन का संरक्षण दिया गया है। यानी अगर संसद या विधानमंडल चाहेगा तो कोई भी न्यायालय, कोई भी जो है वो किसी भी चीज़ के प्रकाशन के लिए, जो संसद या विधानमंडल में कोई बात होती है, कोई कार्रवाई होती है, उसमें अगर कोई ऐसी बात कही जाती है जो न्यायालय की अवमानना है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके आधार पर उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चालू की जा सकती है। उनको प्रसारण का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिया गया है। संसद की कार्रवाई के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 194 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार दिया गया है। इसका मतलब क्या भारत में समता का अधिकार, प्रश्न लिखा जाएगा, समता के अधिकार भारत में सभी लोगों को दिया गया है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। गलत बात है। समता का अधिकार दिया गया है लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? अनुच्छेद 361 उसका अपवाद है, अनुच्छेद 361 का उसका अपवाद है, अनुच्छेद 105 उसका अपवाद है और अनुच्छेद 194 उसका अपवाद है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन अनुच्छेदों को जाकर के मेरे वीडियो के बाद जरूर इसको ठीक से पढ़ें बढ़िया से। अनुच्छेद 31 गा भी इसका अपवाद है। 31 गा मैं आपको भी आगे पढ़ाऊंगा। 31 गा में ये कहा गया है कि जहां पर डीपीएसपी लागू करने होते हैं वहां पर अगर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन जो है वो डीपीएसपी को लागू करने में बाधा नहीं बनेगा। यानी अगर निदेशक तत्वों को लागू करना है और उसको लागू करने से समता के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उल्लंघन जो है मान्य नहीं होगा। यानी यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि जहाँ पे अनुच्छेद 31 गा शुरू होता है वहाँ पे अनुच्छेद 14 समाप्त हो जाता है। यानी अनुच्छेद 31 गा को इतना ताकतवर समझ लीजिए कि जैसे बड़े सीनियर लोग आते हैं तो जूनियर लोग भाग जाते हैं, उसी तरह से जैसे अनुच्छेद 31 गा आता है वैसे अनुच्छेद 14 जो है चुपचाप भाग जाता है वहाँ से। तो ये भी अनुच्छेद 31 गा जो है वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, समता के अधिकार का उल्लंघन है। तो आइए मित्रों अब हम थोड़ा सा आरक्षण पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आरक्षण जो है वो संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का और 16(4) से निकल करके आया है। तो थोड़ा हम इस पर स्टडी कर लेते हैं कि क्या है। तो मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 340। 340 क्या कहता है? 340 ये कहता है कि संविधान जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। मैं 340 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 340 में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। यानी राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ आयोग जो हैं वो संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत बनाए गए हैं। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे मिस्टर बीपी मंडल साहब। तो ध्यान रखिएगा, बीपी मंडल साहब थे। मंडल आयोग इसको बोलते हैं। इसका गठन कब हुआ था? वर्ष 1979 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, ध्यान रखिएगा। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग ये नहीं था। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर साहब थे। काका साहब कालेलकर थे। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष थे काका साहब कालेलकर। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 1979 में और उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल साहब। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 1953 में और उसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ बीपी मंडल साहब ने किया। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1980 में और इसने क्या कहा कि 3743 जातियों को इसने ढूंढा पूरे भारतवर्ष में और कहा कि ये जो जातियां हैं ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं और कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देना चाहिए। मित्रों, आज जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है वो इन्हीं मंडल साहब की देन है। तो इनको मंडल साहब को विशेष तौर पर नमस्कार करना चाहिए कि इन्होंने जो है पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए विशेष जो है प्रयास किए। तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़ी जातियों के रूप में। और इन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मित्रों मिलना चाहिए। लेकिन इस मंडल के आयोग को 1980 में नहीं लागू किया गया। 1990 में जब भारत के प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि मंडल आयोग के खिलाफ में बहुत आंदोलन हुए। तमाम लोगों ने कहा कि नौकरियां खा जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। पिछड़े वर्गों के लिए यह एक बहुत बड़ा सुधार साबित हुआ। 27% जो है आरक्षण की घोषणा हुई और इसमें फिर ये मामला पहुंचा माननीय उच्चतम न्यायालय में। केस था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद 1992 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ मापदंड दिए जिसमें 27% आरक्षण की वैधता को बनाए रखा गया। ये मापदंड क्या थे मित्रों? पहला था क्रीमी लेयर। कहा गया कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाएगा। अब क्रीमी लेयर में कौन आएगा, क्या होगा, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के आधार पर जो है
क्रीमी लेयर के लोगों की पहचान की गई, एक आय रखी गई कि जो लोग इस आय सीमा से ऊपर होंगे उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, जो इस आय सीमा के भीतर होंगे उन्हें आरक्षण मिलेगा। वर्तमान में आय सीमा कितनी है मित्रों? वर्तमान में आय सीमा 8 लाख रुपए वार्षिक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि हम लोग तो इसको जारी ही करते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा पता रहता है, तहसील में काम करने वाले लोगों को, तहसीलदारों को। तो क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा गया, प्रोन्नति को आरक्षण से बाहर रखा गया। आप देखोगे कि प्रोन्नति में आरक्षण को लागू किया गया था 16(4) का में, लेकिन बाद में प्रोन्नति में आरक्षण को संविधान के खिलाफ माना गया। आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों को जो है प्रमोट करके जो है ऊपर का पद दे दिया गया था। बाद में जब प्रोन्नति के आरक्षण को संविधान ने समाप्त किया, उच्चतम न्यायालय ने समाप्त किया, तो फिर उनको वापस रिवर्ट होना पड़ा। तीसरी चीज ये निर्धारित की गई कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कुल कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आरक्षण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई 50%। यद्यपि इसमें विशेष परिस्थितियों में छोड़कर ये लिखा गया है, मतलब विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो सकती है। अगर क्वेश्चन लिखा है कि क्या विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो सकती, तो सही बात है, आरक्षण की सीमा 50% होनी चाहिए, ये भी सही बात है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो सकती है। और तमिलनाडु सरकार ने अपने वहाँ राज्य में विधानमंडल से विधेयक पारित करके अपने वहाँ 69% आरक्षण कर रखा है, ये मैं आपको बता दूं। तो मित्रों ये जो है क्रीमी लेयर की पहचान का विषय आया, तो रामनंदन प्रसाद समिति का गठन किया गया। रामनंदन समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1993 से क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया। इसी प्रकार 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया और इस प्रकार से संविधान की भावना को साकार किया गया। तो मित्रों आज का जो वीडियो था हमारा वो समानता के अधिकार पर बेस्ड था। आगे के जो हमारे अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन पे चर्चा हम आगे के वीडियो पे करेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो जो है पसंद आएगा और आपकी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मित्रों, भारत के संविधान में पिछले वीडियो में हमने समता के अधिकार के बारे में अध्ययन किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 समता के अधिकार के बारे में बताता है, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक जिन अधिकारों का वर्णन किया गया है उन्हें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि नाम से ही विदित है, स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ है ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को स्वतंत्र बनने में सहायता करते हों। स्वतंत्रता क्या है, यह एक बहुत व्यापक विषय है। स्वतंत्रता के बारे में एक बहुत अच्छी सी डिफिनीशन है जो कही जाती है कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ से शुरू होती है जहाँ से आपकी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता वहाँ से समाप्त हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। इसका मतलब स्वतंत्रता का अर्थ है कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से जीवन जी सकता है, लेकिन उसके उस जीवन जीने से दूसरे किसी के उसी तरह के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यानी यदि किसी व्यक्ति के कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति के उसी तरह के कार्यों का हनन नहीं होता है तो उसे स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये तो पॉलिटी की बात हुई। पॉलिटी में जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के मित्र हैं वो स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने बढ़िया से अध्ययन किया होगा। अभी हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, तो आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 19। संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो वाक स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 को अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 19 में लिखा है वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। मैं एक बार अनुच्छेद 19(1) पढ़ देता हूं, फिर मैं इसको आपको आगे बताऊंगा। अनुच्छेद 19(1) अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है सभी नागरिकों को का वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, खा में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, गा में संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का, घा में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आभास संचरण का और अंगा में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का, छा में कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। इसका मतलब अनुच्छेद 19(1) स्वतंत्रताएं देता है जो अनुच्छेद 19(1) का, खा, गा, घा, अंगा और छा में दी गई हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, तो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। 19(1) संविधान में आप देखेंगे तो वहां पर लोप है।
अनुच्छेद 19(1) चा लोप है। अनुच्छेद 19(1) चा में जो संपत्ति का अधिकार था उसे लोप कर दिया गया था, ठीक है ना। तो हम जरा देखेंगे कि ये किस प्रकार के अधिकार हैं और इनको क्यों दिया गया है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 19(1) का की बात करते हैं। अनुच्छेद 19(1) का कहता है वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मित्रों, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत ही व्यापक अधिकार है। जब हम वाक स्वातंत्र की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पर केवल बोलने की आज़ादी की बात नहीं है। ध्यान से समझिएगा, जब आप बोलने की आज़ादी की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल बात मुंह से बोलने की हो रही है, केवल ओरली स्पीकिंग की बात हो रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को किसी भी संचार माध्यम से प्रकट कर सकता है। अगर वो बोल सकता है तो बोल कर करे, अगर वो नहीं बोल सकता है, मोर जब बादल आते हैं तो अपनी प्रसन्नता को नृत्य करके व्यक्त करता है, तो यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मोर, यहाँ ये अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सभी नागरिकों को दी गई है, तो मोर कोई नागरिक नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि इसमें कोई नृत्य कला के माध्यम से भी अभिव्यक्त कर सकता है, कोई पोस्टर बना करके अभिव्यक्त कर सकता है, कोई नाटक के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है अपनी बातों को, कोई लेख लिख करके अभिव्यक्त कर सकता है। तो दृश्य, श्रव्य या किसी भी माध्यम से अगर कोई अभिव्यक्त करता है तो अनुच्छेद 19(1) का के तहत उसे फंडामेंटल राइट में रखा गया है। आइए बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता की। भारत में अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अलग से कहीं भी भारतीय संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित मानी जाती है, तो अनुच्छेद 19(1) का में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। और यह जो है साकल पेपर्स वाद 1962 में ऐसा डिसीजन दिया था माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 19(1) का में जिस प्रकार बोलने की स्वतंत्रता है उसी प्रकार चुप रहने का अधिकार भी है। मित्रों, इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह डिसीजन दिया गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार भी है। अगर मैं अपनी बात नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं चुप रहना चाहता हूं, मैं चुप रहकर भी अपने को अभिव्यक्त कर सकता हूं। यह मुझे अनुच्छेद 19(1) का के तहत राइट दिया गया है। इसी प्रकार नवीन जिंदलवाद 2004 में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार है उसे भी अनुच्छेद 19(1) का में निहित माना गया है। तो अनुच्छेद 19(1) का बहुत व्यापक है, लेकिन अनुच्छेद 19(1) का पर प्रतिबंध है। कौन कौन से प्रतिबंध हैं हम देखते हैं। अनुच्छेद 19(1) का पर जो प्रतिबंध है वो अनुच्छेद 19(2) में दिए गए हैं, और ये प्रतिबंध 8 प्रकार के हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, पहला प्रतिबंध है भारत की प्रभुता और अखंडता। अगर आपकी अभिव्यक्ति, आपकी वाक भारत की प्रभुता और अखंडता को बाधित करती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या इसमें अखंडता की बात हो रही? नहीं मित्रों, इसमें भारत को खंडित करने की बात हो रही। क्या इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जा सकता? नहीं, यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। इसमें इसे कतई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहा जा सकता। दूसरा है राज्य की सुरक्षा। अगर आपका स्टेटमेंट राज्य की सुरक्षा को बाधित करता है, मान लीजिए आप फोर्स में है और आपने कोई ऐसी जानकारी शेयर कर दी जो राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है, निश्चित रूप से या अनुच्छेद 19(1) का के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, हमारे बहुत सारे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देता है जिससे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बाधित हो सकते हैं, तो उसे अनुच्छेद 19(1) का के अधीन स्वतंत्रता नहीं कहा जाएगा। लोक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था या लोक व्यवस्था को बिगाड़ने वाला कोई ऐसा वक्तव्य दे रहा है जिससे समाज में हिंसा फैल जा रही है, लोक व्यवस्था बिगड़ जा रही है, तो वह भी व्यक्ति जो अभिव्यक्त है वह अनुच्छेद 19(1) का के तहत वाक की स्वतंत्रता नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार शिष्टाचार या सदाचार के खिलाफ कोई बात कही जा रही है, न्यायालय की, माननीय न्यायालय की अवमानना की जा रही है, मानहानि किसी की जा रही है, या अपराध को बढ़ावा देने वाला कथन कहा जा रहा है, इन सभी को अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुच्छेद 19(1) का पर प्रतिबंध स्वरूप माना गया है। तो ये 8 हैं, इनको आप याद रखिएगा, ये 8 ही हैं, 9 नहीं है कोई।
तो ध्यान रखिएगा ये 8 ही प्रतिबंध हैं, नवा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 19(1) का के बाद आते हैं अनुच्छेद 19 खा में। खा जो है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार देता है। आप सम्मेलन करना है आप करिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना हथियार के होना चाहिए। हथियारों के साथ में सम्मेलन नहीं कर सकते कि आप हथियार लेकर के चले आ रहे हैं सम्मेलन करने के लिए। अगर हथियार लेकर के सम्मेलन कर रहे हैं तो फिर वह अनुच्छेद 19(1) खा का उल्लंघन माना जाएगा मित्रों। अनुच्छेद 19(1) खा के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो प्रतिबंध हैं वो अनुच्छेद 19(3) में दिए गए हैं और इसमें केवल 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक तो भारत की प्रभुता और अखंडता। भाई आप सम्मेलन कर रहे हैं, आप शांतिपूर्वक भी हैं, आप बिना हथियार के हैं, लेकिन आप सम्मेलन में भारत की प्रभुता और अखंडता के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप लोक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली बात कर रहे हैं, आपके सम्मेलन में ऐसा कोई वक्तव्य है, ऐसा कोई काम किया जा रहा है, तो वह सम्मेलन को रोक दिया जाएगा। इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, मैंने नोट करके लिख दिया है, सिखों का जो कृपाण लेकर चलना है या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं माना जाता है या धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत उन्हें प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1) गा। अनुच्छेद 19(1) गा में संगम, संघ या सहकारी समिति, सहकारी समिति जो है इसे 2012 में संविधान में डाला गया, 97वें संविधान संशोधन द्वारा। तो संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) गा में दिया गया है और इस पर जो प्रतिबंध हैं ये 19(4) में दिए गए हैं। तो एक तो भारत की प्रभुता और अखंडता है, सब पे है, लोक व्यवस्था है, तीसरा सदाचार है। आप कोई ऐसा संगम, ऐसा संघ या ऐसी सहकारी समिति नहीं बना सकते हैं जो सदाचार के खिलाफ हो, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद 19(1) घा जो है इसमें भारत के राज क्षेत्र में सभी जगह बिना बाधा के घूमने का अधिकार दिया गया। भारत के राज क्षेत्र में आप बिना बाधा के घूम सकते हैं। और अनुच्छेद 19(1) अंगा में भारत के राज क्षेत्र के किसी विभाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार दिया गया है। तो देखिएगा घा और अंगा में, घा में जो है सभी जगह आप घूम सकते हैं और अंगा में सभी जगह निवास कर सकते हैं, बस करते हैं। लेकिन इसमें जो प्रतिबंध है वो किसमें है? इसमें जो प्रतिबंध हैं वह आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 19(5) में। तो अनुच्छेद 19(5) में जो प्रतिबंध दिए गए हैं वो केवल 2 प्रकार के प्रतिबंध हैं। एक साधारण जनता के हितों में, यानी आप घूम रहे हैं लेकिन साधारण जनता को हो सकता है आपके घूमने से समस्या हो तो आपको रोका जा सकता है। दूसरा, कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई ट्राइब रहती है, अंडमान निकोबार द्वीप में कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे ट्राइब रहते हैं, तो उन ट्राइबों के हितों को देखते हुए वहाँ घूमने पर रोक लगाई गई। यानी या तो जनता के हित में होना चाहिए, जैसे कई बार आपको इसलिए रोका जाता है कि पता चला कि आप चले गए घूमते घूमते ऐसी जगह पर, रेलवे पटरी पे घूम रहे हैं, अब रेलवे पटरी पे घूम रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जान को खतरा है ना, तो जनता के हितों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और दूसरा, अनुसूचित जनजाति के हितों में, जहाँ पे कोई शेड्यूल ट्राइब है जिसको विशेष कंजर्वेशन दिया गया है तो वहाँ पर उसके हित में प्रतिबंध लगाए जाते हैं मित्रों। अनुच्छेद 19(1) छा में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। कोई भी आप वृत्ति कर सकते हैं, कोई भी उपजीविका कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। इस पे जो प्रतिबंध लगाया गया है वो साधारण जनता के हितों में लगाया गया है मित्रों। इसमें ध्यान रखने वाली 2 बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज, राज्य या प्रतिबंध लगा सकता है कि कोई विशेष व्यापार अगर आपको करना है, कोई विशेष कारोबार करना है तो उसके लिए तकनीकी अर्हता होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गए 4 दवा सीख गए हो, अपना मेडिकल कॉलेज खोल के बैठ गए, नहीं, आपको पहले विधिवत तकनीकी रूप से डिग्री लेनी पड़ेगी डॉक्टरी की, उसके बाद आप खोलिए। इसी प्रकार लॉ प्रोफेशंस हैं, ऐसा नहीं कि आपको 4 कानून की किताब पढ़ ली अब जाके प्रैक्टिस करने लगे, उसके लिए आपको बाकायदा लीगल प्रोफेशनल होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये राज्य के ऊपर है कि वह कोई भी तकनीकी अर्हता लगा सकता है। जैसे ग्रुप सी की भर्तियों के लिए CCC की अनिवार्यता कर दी गई, तो ये जो है ये अनुच्छेद 19(1) छा के तहत है। दूसरी चीज, राज्य किसी विशेष व्यापार या निगम को पूर्णतः आंशिक रूप से सरकारी क्षेत्र में रख सकता है। यद्यपि किसी को कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य ये कह सकता है कि ये जो व्यापार है केवल सरकार करेगी। जैसे शराब का व्यापार है, उसके लाइसेंस सरकार देती है, गन का व्यापार है, उसके लाइसेंस सरकार देती है, ठीक है ना। इसी तरह कुछ और चीजें, जैसे वेश्यावृत्ति है, वेश्यावृत्ति को व्यापार नहीं माना गया है। अब आप कह दीजिए कि नहीं, संविधान में तो लिखा है कि कोई भी वृत्ति हम कर सकते हैं। हाँ, कोई भी वृत्ति आप कर सकते हैं, लेकिन वेश्यावृत्ति जो है वह साधारण जनता के हितों में नहीं मानी जाती है, उसे अपराध के अंतर्गत रखा गया है। तो ये था मित्रों अनुच्छेद 19, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता वाला तो बहुत एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा।
आइए देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है वह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जिस पर किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है, तो केवल आरोप से तो कोई अपराधी हो नहीं जाता है, इसलिए उसको संविधान द्वारा कुछ सुरक्षा दी गई, कुछ संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 को मैं एक बार पढ़ रहा हूं, इसको फिर मैं आगे समझाऊंगा। अनुच्छेद 20(1) कहता है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई काम जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। काफ़ी टफ है, हो सकता आपको समझ में आया हो या ना समझ में आया, मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, सबसे पहला है, इसे कहते हैं कार्येतर विधियों से संरक्षण। अंग्रेजी में इसको कहा गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कहने का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो अपराध करने के समय जो कानून था, ठीक है ना, अगर अपराध करने के समय किसी दिए गए कानून में, अपराध करने के समय अगर किसी दिए गए कानून के तहत, ठीक है ना, कोई व्यक्ति दोषी है, अब जिस समय अपराध किया गया उस समय कोई ऐसा कानून जरूर होना चाहिए जिस कानून में उस घटना को अपराध माना जाए, ठीक है ना, तभी उसे अपराधी माना जाएगा। अगर उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जो उस समय कानून के अधीन अपराध नहीं था, तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में कानून बना करके उसको अपराधी ठहरा दिया जाए। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति ने एक अपराध किया, ठीक, थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, लेकिन हमारे वहाँ किसी भी किताब में, किसी भी विधि की किताब में, सीआरपीसी, आईपीसी में उस अपराध का कोई वर्णन नहीं है, ठीक है ना। जैसे साइबर क्राइम को आज अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन पहले साइबर क्राइम किसी भी प्रकार अपराध की श्रेणी में नहीं था। अब अगर कोई आदमी साइबर क्राइम करता हुआ गिरफ्तार हो जाता तो उसे सजा देने के लिए हमारे पास कोई भी धारा नहीं थी। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है, ठीक है ना, और उसे उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा जो उस समय दिया जाता था। मान लीजिए कि एक आदमी ने सन 2000 में एक अपराध किया और उस अपराध के लिए 2 साल की सजा थी। जिस समय उसको सजा सुनाई जा रही थी उसी बीच में कानून बन गया और उस अपराध के लिए 4 साल की सजा हो गई। तो ऐसा नहीं होगा कि कानून बीच में बन गया तो उसको 4 साल की सजा दे दी जाए, उसे 2 ही साल की सजा दी जाएगी, क्योंकि जिस समय उसने अपराध किया उस समय जो सजा थी वो 2 साल की थी। तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा जो है 20 में, उसे कहते हैं दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। दोहरे दंड से संरक्षण क्या है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब एक ही अपराध के लिए ये नहीं कि बार बार उसको पकड़ ला रहे हैं। एक बार उसने चोरी की, उसको अभियोजन किए, उसको दंडित कर दिए, अब एक ही बार अभियोजित करो, एक ही बार दंडित करो। अब ऐसा ना हो कि उसको सजा नहीं हो पाई उस बार किसी कारणवश, तो दोबारा फिर उसी अपराध में एक मुकदमा बना करके जेल में डाल दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही बार आप अभियोजित कर सकते हैं और एक ही बार उसको दंडित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिएगा, दोनों चीजों में एक ही बार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अपराध के लिए उसको 2 बार अभियोजित कर दिया या एक बार अभियोजित किया 2 बार दंड दे दिया। तो इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। कुछ लोग कहते हैं कि जब किसी एक आदमी को मारने की सजा, फांसी की सजा है तो 10 अपराध कर दो। नहीं, उसका वो मतलब नहीं है। अगर आपने 10 हत्या की है तो वो प्रत्येक हत्या एक अलग अपराध है, उसका विचारण अलग होगा।
आपको 10 अपराधों की अलग अलग सजा होगी। और कई बार हो सकता है न्यायाधीश या नियम बना दें कि जब एक अपराध की सजा पूरी होगी तब आपको दूसरा अपराध की सजा शुरू होगी। इसलिए कई बार लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं, तो इस तरह की बातों के चक्कर में मत रहिएगा, अपराध मत करिएगा भाई। तो इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अगर आपने वन टाइम कोई अपराध किया है तो उसके लिए जो सजा होगी या अभियोजन होगा वे एक ही बार होगा, ठीक है ना। तीसरा है आत्म अभिशासन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है, किसी अपराध के लिए जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको अपने विरुद्ध एविडेंस होने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपने खिलाफ एविडेंस दो। फिल्मों में दिखाते हैं मार मार के उससे एविडेंस कबूलते हैं, हाँ बताओ कहाँ एविडेंस है। ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 20(3) में दिया गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर वो सेल्फ बताने के लिए तैयार है तो बता सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जरा 2-3 चीजें मैंने नोट में डाली है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप कई कंफ्यूजन से बच जाएंगे। सबसे पहली चीज, दंड को कम करने वाली अगर कोई विधि है तो वो लागू की जा सकती है। जैसे जिस समय अपराध किया गया उस समय उस अपराध के लिए जो सजा थी वो 7 साल थी, लेकिन जिस समय सजा सुनाई गई उसी अपराध के लिए 3 साल की सजा हो गई, तो अब उस व्यक्ति को 7 की बजाय कितने साल की सजा देनी चाहिए, 3 साल की देनी चाहिए। तो अगर कोई सजा कम हो रही है तो वो की जा सकती है। जो है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये न्यायिक कार्रवाइयों पर प्राप्त है, विभागीय पर नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन उसी एक ही अपराध के लिए उसको 2 अलग अलग दंड दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसने कोई अपराध कर दिया, ऐसा अपराध कर दिया जो सीआरपीसी आईपीसी में दंडनीय है, तो उसको 2 दंड दिए जा सकते हैं। किस तरह से, उसको एक विभागीय दंड दिया जा सकता है कि उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरा दंड क्या है कि उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, जो सजा होगी वो जेल जाएगा। तो 2 प्रकार के दंड उसको दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा है कोई अभियुक्त स्वेच्छा से, मैंने आपको बता ही दिया कि स्वेच्छा से साक्ष्य दे सकता है, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा लेकिन स्वेच्छा से साक्ष्य दे सकता है। ये पता नहीं क्या कर रहा है, टू है, स्वेच्छा से साक्ष्य दे सकता है। हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए टेस्ट के बारे में आपको बता दूं। ये पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है मित्रों पता है, एक झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, कहा जाता है आप झूठ बोलोगे तो पकड़ लेगी, पॉलीग्राफ मशीन कहते हैं। एक डीएनए टेस्ट होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, ठीक है ना, उसको अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना गया है, क्योंकि अनुच्छेद 20(3) क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, बहुत विश्वसनीय टेस्ट नहीं है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना है। जो डीएनए टेस्ट है उसको 20(3) का उल्लंघन नहीं माना गया है। मतलब किसी व्यक्ति को फोर्स किया जा सकता है कि आप डीएनए टेस्ट कराइए, वो ये नहीं कह सकता कि अनुच्छेद 20(3) के अधीन हमको फोर्स नहीं किया जा सकता। डीएनए टेस्ट अगर किसी का कराया जा रहा तो 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि डीएनए टेस्ट जो है वो 100% सही होता है। डीएनए टेस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसमें जो है कोई कंसेप्शन हो कि नहीं ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। डीएनए टेस्ट जो है वो पूरी तरह से साइंटिफिक है, और उसके आधार पर अगर जरूरत पड़ रही है तो उसको फोर्स किया जा सकता है व्यक्ति को कि आप डीएनए टेस्ट कराइए। आपको एनडी तिवारी साहब वाला मामला पता ही है कि उनको फोर्स किया गया कि आप डीएनए टेस्ट कराइए। बाद में जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो फिर वो जिन्होंने दावा किया था वो उनके पुत्र निकले। तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह क्लियर कहा गया है कि जो डीएनए टेस्ट है वो अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पे। अनुच्छेद 21 मित्रों मैं कहूंगा कि संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा व्यापक जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 21 है। मैं अनुच्छेद 21 को पढ़ता हूं, बहुत छोटा सा अनुच्छेद है, लिखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अंग्रेजी में पढ़ेंगे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण? मित्रों, यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। इसे आप मैग्ना कार्टा कह सकते हैं संविधान का। ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से या उसकी दैहिक स्वतंत्रता से अगर वंचित करना है तो कैसे आप वंचित कर सकते हैं? आप वंचित कर सकते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। इसका मतलब अगर विधि में कोई प्रक्रिया स्थापित करके किसी व्यक्ति से उसके प्राण लिए जा रहे हैं तो लिए जा सकते हैं। यही अनुच्छेद 21 का कथन है। अब जरा हम समझते हैं ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। देखिए बाई लॉ, बाई लॉ का मतलब संसद, ला कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। यानी अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, यानी अगर संसद, संसद का मतलब विधायिका, यानी अगर विधायिका चाहे तो किसी व्यक्ति से उसके प्राण ले सकती है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अगर एक संसद में एक विधेयक पारित कर दिया जाए और उसमें ये लिख दिया जाए कि फलाने फलाने व्यक्ति से उसके प्राण ले लिए जाएंगे तो वह व्यक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दावा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट है। इसका मतलब यह जो अनुच्छेद 21 है यह विधायिका से जो कानून बनाए गए हैं उससे संरक्षण नहीं प्रदान करता है, कार्यपालिका से संरक्षण प्रदान करता है। ये स्थिति हमारे संविधान में दी गई थी। अगर हम अमेरिकी संविधान की बात करें तो अमेरिका संविधान में भी इसी तरह का अधिकार है और अमेरिकी संविधान में दूसरा शब्द लिखा गया है, अमेरिकी संविधान में लिखा गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत ब्रॉड है, ये मानता है कि जो कानून की प्रक्रिया है उसको भी माननीय उच्चतम न्यायालय देख सकता है। तो आइए हम देखते हैं भारत में क्या स्थिति थी। भारत में जो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आया वो आया A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में, और इस वाद में 1952 में जब डिसीजन दिया गया A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में, तो इसमें कहा गया कि विधानमंडल किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि का निर्माण कर वंचित कर सकती है। मतलब इसमें माना गया कि पार्लियामेंट को यह पावर है कि वह किसी व्यक्ति के प्राण छीन सकती है। तो मित्रों ऐसे तो विधायिका जिस दिन निरंकुश हो जाएगी किसी के भी प्राण छीन लेगी। तो ये जो 1950 से चला आया ये स्थिति काफ़ी समय तक बनी रही, लेकिन 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के महत्वपूर्ण मामले में भारतीय संविधान में जो शब्द लिखा गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेटर ऑफ लॉ, लेटर ऑफ लॉ की इस अवधारणा को चेंज कर दिया गया। लेटर ऑफ लॉ के स्थान पर क्या हो गया? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया, विधि की सम्यक प्रक्रिया हो गया। अमेरिकी संविधान के करीब पहुंच गए मित्रों हम लोग। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का क्या मतलब है? विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब है कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए वह प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, रिजू होनी चाहिए और युक्ति संगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कानून कुछ भी कानून बना करके विधायिका यानी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को, किसी व्यक्ति की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को विधायिका के हाथों पर नहीं छोड़ा जा सकता। या देखना पड़ेगा कि क्या वह प्रक्रिया उचित है, क्या वह प्रक्रिया रिजू है, क्या वह प्रक्रिया युक्ति संगत है मित्रों। तो इसका मतलब पॉइंट आप नोट कर लीजिए, विधि में प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए। तो ये जो है अनुच्छेद 21 है और इसका इतनी व्यापक व्याख्या की गई मित्रों। इसके बाद आपको मैं बता दूं विदेश जाने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में शामिल किया गया मेनका गांधी के वाद में। एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी शामिल किया गया राजगोपाल बनाम तमिलनाडु वाद में। जीविकोपार्जन का अधिकार ओल्गा टेलिस बनाम बीएमसी ने हटा दिया था। झुग्गी झोपड़ी ये जो फेरी लगाते थे इनको, तो इनको जीविकोपार्जन का अधिकार दिया गया। निःशुल्क विधिक सहायता हास कार्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य में। चिकित्सा सहायता, अगर कोई व्यक्ति चोटिल हो रहा तो उसको तुरंत चिकित्सा सहायता दी जाए, परमन कटारावाद में कहा गया। आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, लोगों को हटा दिया जा रहा था फुटपाथ से। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में राइट टू शेल्टर दिया गया। इसी प्रकार पीयूसीएल बनाम भारत संघ में निःशुल्क खाद्य सामग्री, अगर व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसे निःशुल्क खाद्य सामग्री दी जाए, जो आगे चलकर राइट टू फूड बना मित्रों। पीयूसीएल बनाम भारत संघवाद में दिया गया। प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार और सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में दिया गया। इसी प्रकार मित्रों स्वच्छ वायु और पर्यावरण का अधिकार एमसी मेहता साहब वाले केस में आपने पढ़ा ही होगा, आगरा शहर को लेकर के उन्होंने स्पीडी ट्रायल, ये स्पीडी ट्रायल भी मित्रों अनुच्छेद 21 में आता है और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में। तो स्पीडी ट्रायल जो है हुस्नारा बनाम बिहार राज्य में। तो इस प्रकार जो है जो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है मित्रों, ये बहुत व्यापक है। इसमें बहुत प्रकार के अधिकारों को समय समय पर शामिल किया गया है। संविधान द्वारा इसकी व्याख्या करके इसे और धीरे धीरे व्यापक रूप दिया जा रहा है और
इसीलिए मैंने कहा कि यह जो अनुच्छेद 21 है ये संविधान का मैग्ना कार्टा है मित्रों। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है मित्रों। जब लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ भी शामिल है? वैसे इसके पहले मैं एक वीडियो में इस पर चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में क्या है। सबसे पहले यह जो मामला था जीने के अधिकार में मरने का अधिकार का, यह मामला गया महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीमती दुबल के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष आया, और यहाँ माननीय न्यायालय द्वारा माना गया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने का जो अधिकार है उसमें मरने का अधिकार भी शामिल है। कौन? राज्य बनाम श्रीमती दुबल के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष आया, और यहाँ माना गया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल। उन्होंने कहा हाँ, जैसे आदमी राइट टू लाइफ है तो राइट टू डेथ भी है। लेकिन पीरथी बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी, और उन्होंने कहा कि हाँ अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। यानी 94 तक ये स्थिति थी कि मरने का अधिकार था। अब आप देखिए, एक तरफ मरने के अधिकार की बात कर रहे हैं, एक तरफ जो आत्महत्या है उसको अपराध घोषित किया जा रहा है, तो फिर बड़ा कंट्राडिक्शन हो रहा है। इसलिए जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे इसको बदला। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद 1996 में यह डिसीजन दिया गया, और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने पूर्व के निर्णयों को पलटते हुए यह कहा गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि क्या अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? नहीं मित्रों, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। किस वाद में कहा गया? तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद 1996। इसको आप याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है मित्रों। नोट कर लीजिए जरा, कुछ नोट मैंने पॉइंट बनाए हैं। विशाखा जो वाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह दिया गया आदेश कि महिला कर्मियों का अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है तो यह जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है। और इसके बाद से ही ऑफिसेज में ये रूल्स बनाया गया है कि महिला हेल्प डेस्क बनाई जा रही है, महिला कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनके खिलाफ जो है अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो एक्शन लिया जा सके। इसी प्रकार मित्रों ध्यान रखिएगा, विजय शर्मा बनाम भारत संघवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि गर्भावस्था के दौरान जो लिंग परीक्षण हो किया जाता है वो महिला के जीवन का अधिकार का उल्लंघन है। देखिए, महिला के जीवन के अधिकार से उसको जोड़ा गया है कि वह अगर चाहे तो लिंग परीक्षण के लिए डिनाई कर सकती है, और इसीलिए आप देखेंगे बाद में लिंग परीक्षण को PNDT एक्ट के माध्यम से लिंग परीक्षण को अपराध भी बनाया गया है। शिक्षा के अधिकार पे थोड़ी सी हम लोग बात कर देते हैं मित्रों। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया है, और उसमें लिखा क्या है मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। उसमें लिखा है, राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। अनुच्छेद 21 का जो शिक्षा का अधिकार था ये प्रारंभ से संविधान में नहीं था। 86वां संविधान संशोधन 2002 आया, उसके माध्यम से अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के बीच में अनुच्छेद 21 का लिख दिया गया, राइट टू एजुकेशन। क्यों आया राइट टू एजुकेशन, इसको देखते हैं। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का एक केस था जिसमें 1992 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। अभी मैंने आपको अनुच्छेद 21 की व्याख्या करके बताया था। अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक है, और उसी व्यापकता को देखते हुए अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को बाद में शामिल किया गया। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 21 का के तहत 6 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है। इसी को बाद में ब्राड देते हुए राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से, जो 2009 में एक्ट लाया गया था, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा मित्रों। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 मित्रों क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। मतलब अगर कोई गिरफ्तारी है तो वहां पर आपको क्या संरक्षण है, गिरफ्तार आदमी को क्या संरक्षण है, यह है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में जो गिरफ्तारी है वो 2 प्रकार की गिरफ्तारी है। एक सामान्य गिरफ्तारी है जिसके बारे में 22(1) और 22(2) में दिया गया है। बाकी निवारक निरोध के तहत की गई गिरफ्तारी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत की गई गिरफ्तारी है, जिसे 22(3) से लेकर के 22(7) तक में दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के बारे में अगर हम बात करें तो जो साधारण कानून के तहत कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जो राइट मिलते हैं वो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं प्राप्त, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला, कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी के कारण यानी आपके पास कोई आया, चलिए आपको गिरफ्तार किया था, तो सबसे पहले पूछेंगे भाई किस कारण से आप गिरफ्तार कर रहे हो, हाँ कुछ है आपके पास कारण। दूसरा क्या है,
कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे कुछ राइट्स है, जैसे अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से, विरुद्ध शब्द गलत लिख गया है, अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से मतलब वकील से परामर्श करने का और अपना प्रतिरक्षा कराने का अधिकार है। तीसरा है मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के भीतर भीतर उसे लाना होगा और यात्रा के समय को मिला करके, मतलब यात्रा में जो समय है उसे हटाना पड़ता है। यात्रा जो है, यात्रा के लिए आवश्यक समय जो है उसे छोड़ करके, मिला करके नहीं, यात्रा के समय को छोड़ करके उसे 24 घंटे में लाना पड़ेगा, ये कहने का अर्थ है। अगर दूर दराज है, मान लीजिए पहले बहुत दूर दराज होते थे, यातायात के साधन नहीं होते तो अलग बात है, 24 घंटे की अवधि में उसे मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाएगा। ये नहीं होगा कि 36 घंटे हो गए, 40 घंटे हो गए, थाने में बिठाए रखे हैं। यद्यप हो जाता है व्यवहारिक रूप से आज भी, लेकिन संविधान के हिसाब से नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान में इसको लिखा गया है कि 24 घंटे के भीतर भीतर आपको जो है मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना है। ये बात अलग है कि कई बार देखा जाता है कि थाने में बिठा लिया जाता है, तो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अगला जो है मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक रक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। मतलब 24 घंटे से अधिक समय तक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के आप नहीं रख सकते हैं किसी को। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो है 22(1) और 22(2) में अगर कोई साधारण तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये अधिकार है कि उसे सबसे पहले कारण हो जाने का, फिर उसे वकील करने का अधिकार, वो डिफेंड कर सकता है मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो 24 घंटे के भीतर भीतर उसे लाया जाएगा, और 24 घंटे के बाद उसे नहीं रख सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के। अगर मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि हाँ इनको जेल भेज दो तो भेज दिया जाएगा, अन्यथा फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 22(3) से 22(7) में मैंने कहा ये थोड़ा अलग है। 22(3) में कहा गया है कि जो 22(1) और 2 की बात हो किसको नहीं, किसके ऊपर लागू नहीं होती है। एक तो अगर कोई व्यक्ति शत्रु है, अन्य देशी शत्रु का मतलब क्या होता है कि घोषित शत्रु है, घोषित शत्रु है अगर कोई, तो उसको यह पावर नहीं है, मतलब यह जो अधिकार है उसे नहीं मिला हुआ है। कहने का मतलब है जैसे कि हमारे देश में किसी व्यक्ति को, किसी देश के वासियों को शत्रु घोषित किया गया है, ऐसे किसी अंदेशा में उसको शत्रु होने के अंदेशे में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे राइट नहीं है। दूसरा निवारक निरोध की विधियां हैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे कौन सी विधियां हैं। इनके अधीन अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के अधीन जो हमने अधिकारों की बात की है वो उन्हें नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या अधिकार दिया गया। निवारक निरोध है क्या, पहले मैं आपको समझा दूं। निवारक निरोध का मतलब है कि किसी व्यक्ति को मात्र इस कारण से गिरफ्तार कर लिया जाए कि वह अपराध कर सकता है। बात समझिए, एक व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, एक व्यक्ति है जो अपराध कर सकता है। निवारक निरोध की जो विधियां हैं यह बड़ी कठोर विधियां हैं। अन्य देशों में साधारण काल में निवारक निरोध लागू नहीं होता है, ज़्यादातर देशों में यह समाप्त कर दिया गया है। भारत के लिए सुरक्षा को देखते हुए इस प्रकार के कानूनों को बनाया गया है। बहुत सारे कानून समाप्त भी कर दिए गए हैं जो पूर्व में बने थे, लेकिन फिर भी आज भी हमारे पास कुछ ऐसे कानून हैं जो निवारक निरोध के तहत हैं, और इनके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध किए भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सिर्फ अगर ये आइडिया हो कि वो अपराध कर सकता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति है जिसमें यह शक है कि वह कोई अपराध को अंजाम दे सकता है तो उसको निवारक निरोध के तहत जो विधियां हैं उनके तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। अब निवारक निरोध के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। उसे पहला अधिकार दिया गया है कि 3 व्यक्ति तक तो उसको 3 महीने तक तो उसको ऐसे रखा जा सकता है। गिरफ्तार करके 3 महीने तक छोड़ दिया गया, बेचारा, ना उसको परामर्श करने का अधिकार होगा ना उसे बताया जाएगा कुछ, चलो ठीक है। अब क्या है, 3 महीने तक तो उसको रख दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बता दिया जाएगा और रिप्रेजेंटेशन देने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि उसे 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाएगा, नहीं, 3 महीने तक तो उसको रखा जाएगा, कारण बता दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन देने का अवसर दे दिया जाएगा उच्च अधिकारियों के पास, ठीक है ना। न्यायपालिका तक नहीं पहुंचा अभी वो। अब क्या होगा, क्या ऐसी भी परिस्थिति है कि 3 महीने से ज़्यादा, मान लीजिए कोई कुख्यात अपराधी है, कुछ ऐसा है जिस पे अंदेशा है कोई, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा, कोई अपराध उसने नहीं किया आज तक, लेकिन अंदेशा है कि कर सकता है और ज़रूरत है 3 महीने से ज़्यादा समय तक रखने की, तो 3 महीने से ऊपर भी उसको रखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड बनेगा
और उस सलाहकार बोर्ड में कौन होगा? उस सलाहकार बोर्ड में माननीय उच्च न्यायालय के या तो वर्तमान न्यायाधीश हों, या तो ऐसे व्यक्ति जो न्यायाधीश रहे हों, या ऐसे व्यक्ति जो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हों। ऐसे लोगों से मिलकर एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा और वह सलाहकार बोर्ड यह लिख करके देगा कि हाँ, इस व्यक्ति को 3 महीने से ऊपर अब रखना चाहिए, तब उसको रखा जाएगा। तो एक तो सलाहकार बोर्ड ऐसा लिखे। दूसरा, संसद को भी यह पावर दी गई है कि संसद जो है कानून के माध्यम से या कानून बना सकती है कि हाँ, इस व्यक्ति को जो है इस व्यक्ति के लिए स्पेशल एक कानून बना दी कि 3 महीने की अवधि जो है ये बढ़ा करके 6 महीने कर दी जाएगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि संविधान में 3 महीना दिया है, लेकिन अगर संसद चाहे तो ऐसे भी कानून बना सकती है जिसमें 180 दिन या पूरे साल भर तक जेल में जो है बिना किसी अपराध के उसको रखा जा सकता है, बिना ट्रायल चलाए। तो ये है निवारक निरोध। क्या इस प्रकार के कानून भारत में बनाए गए हैं? बिल्कुल बनाए गए हैं मित्रों। अभी मैं कुछ कानूनों के बारे में बताऊंगा जो बनाए गए हैं और उनमें से कुछ कानून आज भी लागू हैं। तो भारतीय संविधान में ध्यान रखिएगा, जो ये जो निवारक निरोध है समवर्ती सूची में है, ये संघ सूची में नहीं है। अब समवर्ती सूची में होने का क्या मतलब मैं आपको बता दूं। समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसलिए भारत में केंद्रों ने और राज्य सरकारों ने दोनों ने अपने अपने कानून बनाए हैं निवारक निरोध को देखते हुए, और कई प्रकार के कानून अलग अलग स्टेट में लागू हैं और कई प्रकार के कानून ऐसे हैं जो पूरे भारतवर्ष में लागू किए गए हैं। तो प्रमुख कानून जो है जिनकी बात करते हैं, सबसे पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950, पीडी एक्ट 1950। यह जो है 1969 में समाप्त कर दिया गया। दूसरा है मीसा 1971 में लाया गया और 1979 में लाया गया। और जिस समय आपातकाल लागू किया गया, आपातकाल के दौरान सबसे खतरनाक कानून था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि श्री लालू यादव जी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको जो है मीसा के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। और जेल के में जब वो मीसा में थे उसी दौरान उनकी बेटी का जन्म हुआ, तो पूछा गया कि भाई बेटी हुई है, क्या नाम रख दें? तो उन्होंने कहा मीसा रख दो। तो आपको पता होगा मीसा भारती उनकी पुत्री हैं, मीसा के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। तो मीसा के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इस विवादित कानून को 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने पास करवाया था। इसके बाद सरकार के पास असीमित अधिकार आ गए थे। पुलिस या सरकारी एजेंसियां कितने भी समय के लिए किसी को प्रिवेंटिव गिरफ्तारी कर सकती थी, किसी की भी तलाशी बिना वारंट ली जा सकती थी, फोन टैपिंग कर सकते थे। तो ये बड़ी खराब स्थिति थी, इसलिए इसको बाद में 1979 में हटा दिया गया। ठीक है ना। कोफे पोसा क्या है? कोफे पोसा का फुल फॉर्म मैंने नीचे लिख रखा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, मतलब विदेशी मुद्रा संरक्षण। हवाला शब्द आपने सुना होगा, हवाला के माध्यम से मुद्रा का लेन देन होता है। इसी प्रकार से तस्करी लोग करते हैं, यहाँ की कीमती चीज़ों को दूसरे देशों में चोरी से भेजते हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसको कोफे पोसा के तहत जो है अपराध बनाया गया है और ये निवारक निरोध के तहत आती है। इसको जो है 1974 में विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए बनाया गया था और ये कानून आज भी बना हुआ है, कोफे पोसा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका, रासुका बहुत फेमस कानून है, आप लोगों ने सुना होगा। रासुका लगा दिया गया, फलाने के ऊपर रासुका लगा दिया गया। 1980 में लाया गया। 1979 में मीसा समाप्त हुआ। मीसा के बाद रासुका लाया गया। रासुका थोड़ा सा बैलेंस है, आपने सुना होगा कि फलाने के ऊपर रासुका लगा दिया गया। चुनाव उनाव के दौरान तमाम लोगों के खिलाफ रासुका लगाया जाता है ताकि जिन पर शक होता है कि चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं, उनको चुनाव भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है ये इसको जो है कंटिन्यू कर दिया गया। केंद्र सरकार का ये सबसे मुख्य कानून है, देश की सुरक्षा के लिए सबसे मुख्य कानून है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ये पावर देता है कि संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले सकते हैं ये। ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वर्तमान में भी चल रहा है। टाडा एक बहुत ही खतरनाक कानून था, 1985 में लाया गया, 1995 में समाप्त कर दिया गया। आपने नाम सुना होगा। इसके तहत जो फेमस सेलिब्रिटी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, संजय दत्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, संजय दत्त जी को जो है टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था। टाडा का फुल फॉर्म टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है और यह बेसिकली लाया गया था पंजाब में जो बढ़ता आतंकवाद था उसके तहत सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देने के लिए लाया गया था। संजय दत्त जी को क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि आर्म्स पाए गए थे उनके घर में और फिर वो बता नहीं पाए थे कि आर्म्स कैसे हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। तो बिना लाइसेंस का हथियार लेके मत घूमिएगा, नहीं तो टाडा वाडा लग जाएगा, फिर मत कहिएगा। तो ये समाप्त कर दिया गया। पोटा मित्रों बहुत खतरनाक कानून था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में लाया गया। 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त करके एक नया कानून लाया गया था, यूएपीए।
संसद पर हमले के बाद में इसको लाया गया था। ये बहुत खतरनाक कानून था। टाडा की तरह इसके जरिए भी सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को असीमित अधिकार मिल गए थे। 2004 में इस कानून को रद्द कर दिया गया था। इसमें जो लोग मेन गिरफ्तार हुए थे उनके नाम मैंने लिखे हैं, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, नाम लेने के लिए यहाँ पे सही समय नहीं है। तो UAPA जो है ये 2004 में आया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2004। ये कानून जो है बेसिकली 1967 में लाया गया था, लेकिन फिर बाद में इसको 2004 में कई बदलावों के बाद लागू किया गया। इस कानून के जरिए भी मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया जाता है और आज भी ये लागू है। काफ़ी पावरफुल कानून है। AFSPA बहुत विवादित कानून है, बहुत ज़्यादा विवादों में रहता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। हिंसाग्रस्त और आतंकग्रस्त क्षेत्रों में इस कानून को लागू किया गया है। कश्मीर और पूर्वोत्तर के भागों में यह कानून लागू है। कई बार आपने इरोम शर्मिला जी का नाम सुना होगा। मणिपुर में इरोम शर्मिला जी ने इस कानून को समाप्त कराने के लिए आंदोलन किया था। उनका आंदोलन भी समाप्त हो गया। 16 साल तक वो भूख हड़ताल पर बैठी रहीं, लेकिन यह कानून नहीं हटा। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा घातक शक्ति है। फोर्स को गिरफ्तारी कर ली जाती है, तलाशी कर ली जाती है। बहुत सारे आरोप लगते हैं फोर्सेस के ऊपर कि पूर्वोत्तर भारत में फोर्स इसके माध्यम से आतंक स्थापित करती है, वहाँ के नागरिकों के साथ अन्याय करती है। रियलिटी क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भारत का कानून है इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह के कानूनों को शांति काल में ना लागू किया जाए और कोशिश किया जाए कि धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बने कि इस तरह के कानूनों को हटाया जाए। तो जो संतोष हेगड़े कमेटी थी, आप ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित मामलों की जांच के लिए बनाई गई थी और उसने भी सिफारिश की थी कि इसको हटाया जाए। तो मित्रों, ये जो आज का हमारा वीडियो था ये स्वतंत्रता के अधिकार पर केंद्रित था। जो भी चीज़ें थी लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि मैं अपने वीडियो में शामिल ना कर सका हूँ, तो आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं लगातार और पिछले जो वीडियोस हैं उनसे आपको संविधान के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आगे के कुछ वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि संविधान को हम समाप्त करें, अधिकार फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करके हम आगे के टॉपिक में बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लेंदी हैं और मैं चाहता हूं कि जब हम किसी चीज़ पर डिस्कस करें तो उससे जुड़ी सारी चीज़ें आपको पता हों, ताकि एग्ज़ाम में गलती होने की संभावना कम रहे। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मित्रों, भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का अध्ययन हम इस समय कर रहे हैं। मूल अधिकारों का अध्याय आपकी परीक्षाओं, मुख्यतः प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रायः बहुविकल्पी प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मूल अधिकारों से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर बनते हैं और मुख्य परीक्षा में भी मूल अधिकारों से रिलेटेड प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। अभी जो हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी तो हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में व्यापक चर्चा की थी। आज का जो हमारा ये वीडियो है यह मुख्यतः आगे के अधिकारों के बारे में केंद्रित है, जिसमें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकारों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 23(1) में कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसका मतलब कि अनुच्छेद 23 जो है इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो विधि के अनुसार उसको हम दंडनीय दंड दिया जा सकता है और यह एक पनिशेबल ऑफेंस है, या क्या है, एक प्रकार का अपराध में गिना जाएगा। इसमें मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए संसद द्वारा अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में बनाया गया। बेगार और बलात्श्रम को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 में बनाया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बनाया गया। ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 में बनाया गया और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में बनाए गए। दुर्व्यापार का मतलब आप
आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जाती है। मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के बेचना, जैसे छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है यौन तस्करी के लिए, बालिकाओं को, वयस्क लड़कियों को बेच दिया जाता है, तो ये दुर्व्यापार में आता है। बेगार और बलाश्रम का मतलब होता है मित्रों कि किसी व्यक्ति से काम किया जाए और बदले में उसको कोई अगर आर्थिक आप प्रतिफल नहीं दे रहे हैं तो उसे बेगार कहते हैं, और किसी से आप जबरन काम करा रहे हैं उसको बलाश्रम कहते हैं। तो ये जो कानून जिनकी मैंने बात की, ये बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए लाए गए। अनुच्छेद 23 ऐसा नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है, इसमें ऐसी परिस्थिति भी बताई गई है जब बेगार और बलाश्रम को किया जा सकता है। मतलब बलाश्रम की तो नहीं बात करेंगे, बेसिकली हम उसे बेगार ही कहेंगे। तो इसमें जो है अनुच्छेद 23(2) जो है वो अनिवार्य सेवा योजना की बात करता है। अनिवार्य सेवा योजना का मतलब ये है कि यहाँ पर राज्य को ये पावर है, राज्य को अनुच्छेद 23(2) या शक्ति देता है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, अगर कोई सार्वजनिक काम है, सरकार का कोई ऐसा काम है जो सार्वजनिक उद्देश्य का है, उसके लिए अनिवार्य सेवा जो है वो आरोपित कर सकता है। सरकार ये कह सकती है कि प्रत्येक कर्मचारी सुबह 2 घंटा उठ करके ये काम करेगा, या भारत का प्रत्येक नागरिक को ये काम करना अनिवार्य होगा। जैसे कई देशों में आपने देखा होगा सेना में भर्ती अनिवार्य रूप से की जाती है, प्रत्येक नागरिक को 2 साल सेना में काम करना पड़ता है। तो उसी तरह से राज्य को अनुच्छेद 23(2) ने शक्ति दी है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, और जिसके लिए राज्य के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि बदले में वो धन देगा आपको, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। हाँ, इसमें मूल बात ये है कि ऐसी अगर कोई सेवा निरूपित करता है राज्य, तो उसमें धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। यानी ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर अनिवार्य सेवा योजना है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी धर्म के हो तो आपको करना है, आप किसी धर्म के हो तो आपको नहीं करना है। अगर करना है तो सभी धर्म के लोगों को करना है, अगर नहीं करना है तो किसी भी धर्म के लोगों को नहीं करना है। इसी प्रकार से कोई रेस किसी एक मूलवंश के लोगों के लिए, किसी एक कास्ट के लिए, किसी एक क्लास के लिए आप भेदभाव नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो सब करेंगे। तो ये जो है मित्रों अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 23 के बाद अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, बालक हैं, उनको किसी परिसंकटमय कार्यों, खान में या कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कहता है कि जो परिसंकटमय, ऐसे काम जिसमें बच्चे को संकट पैदा हो सकता है, उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को इंगेज नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं परिभाषित तो नहीं किया गया है कि कौन से हैं हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट, लेकिन माना गया है कि खान या कारखाना जैसी जो गतिविधियां हैं वो जो है हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो निर्दोष कार्य होते हैं उसमें नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है, यानी जो हैजर्डस नहीं है उनमें बच्चे को लगाया जा सकता है। ये हमें अनुच्छेद 24 में दिया गया है। किंतु ये जो हमारा बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम आया 1986, इसका 2016 में संशोधन किया गया, और इसमें यह संशोधन कर दिया गया कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको सभी व्यवसाय और प्रक्रिया में रोजगार निषिद्ध कर दिया गया। तो आप समझिएगा, आर्टिकल 24 ये नहीं कहता है कि सभी कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं लगाया जा सकता, वो कहता है कि परिसंकटमय कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन 2016 में जब बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन अधिनियम आया तो वो अनुच्छेद 24 से भी आगे बढ़ के उसने काम किया। उन्होंने इसमें संशोधन किया, अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया, एक्ट में संशोधन किया जो 86 का मूल एक्ट था, और उसमें ये लिखा कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको सभी व्यवसाय और प्रक्रिया में रोजगार निषिद्ध किया गया है। तो ये जो है मुख्यतः 2 हैं जो शोषण के विरुद्ध रक्षा के अधिकार हैं। अब आते हैं हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पे मित्रों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों की। एक तरफ हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ हमने धार्मिक स्वतंत्रता भी दी है। अगर भारत की धर्मनिरपेक्षता को आप तुलना करेंगे तो यही अंतर है पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता में और भारत की धर्मनिरपेक्षता में। पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता होती है सेकुलर होता है। सेकुलर का पूरी तरह से अर्थ होता है कि राज्य जो है वो धार्मिक कार्यों से पूरी तरह से अपने को अलग कर लेता है,
लेकिन भारत में राज्य जो है वो धार्मिक कार्यों में नियंत्रण करता है। इसी प्रकार भारत में, यद्यपि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मूल अधिकारों के अध्याय में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब क्या है धर्म की स्वतंत्रता, इसको हम समझते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसमें क्या कहा गया है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आप अबाध रूप से धर्म को मानिए, आचरण करिए और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें ये अनुच्छेद 25 में है। इसमें 4 चीजें निहित है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। मैंने 4 शब्दों की बात की है। एक तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, दूसरा धर्म को मानने का अधिकार है, तीसरा आचरण का अधिकार है और चौथा प्रचार प्रसार का अधिकार है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है मित्रों, धर्म को मानने का आपका अधिकार है, आपको आचरण करने का अधिकार है और आपको प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है इस अनुच्छेद 25 के माध्यम से। आइए देखते हैं क्या इसमें कोई प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध क्या है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की बात की गई है। कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता है लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के खिलाफ नहीं होनी चाहिए ये। दूसरा, राज्य को यह शक्ति दी गई है, राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह धार्मिक आचरण से संबंधित क्रियाकलाप का विनियमन कर सकेगा। यानी यही जो मैं आपको बात कर रहा था कि राज्य सेकुलर होने का यह अर्थ नहीं है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 जो है वह राज्य को यह शक्ति देता है कि धार्मिक मामलों का विनियमन, धार्मिक आचरण से संबंधित क्रियाकलाप का विनियमन राज्य कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा मित्रों। हाँ, इसमें कुछ जो है स्पष्टीकरण दिए गए हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला स्पष्टीकरण तो ये है कि कृपाण लेकर चलना सिख धर्म का अंग है। दूसरा, इसमें जो हिंदू शब्द है उसमें सिख, जैन और बौद्ध दोनों ही सम्मिलित हैं। इसके अलावा इसमें एक मैंने नोट लगाया है, इसमें ध्यान दीजिएगा, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हैं उनको हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोल सकता है। राजराज को ये पावर दी गई है कि जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, उसे विशेष मान लीजिए आपने पढ़ा भी होगा पहले किताबों में कि कुछ मंदिरों में किसी विशेष वर्ग को जाने से रोका जाता था। तो यहाँ पर सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं, उसमें हिंदुओं के सभी वर्ग और अनुभाग को खोलने का इसमें प्रावधान है। तो यहाँ पर वर्ग और अनुभाग का जो मतलब है वो है बेसिकली जो हमारे वहाँ शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और जिनको पूर्व में अस्पृश्य जातियाँ कहा गया, जिनको दलित जातियाँ कहा गया, जिनको किन्हीं वजहों से जो है रोका गया मंदिरों में जाने से। आपने देखा होगा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश दिया गया, तो यह भी जो है संविधान ने जो व्याख्या की ये 25(2) खा के अंतर्गत की गई, क्योंकि 25(2) खा ये कह रहा है कि हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को राज्य अगर चाहेगा तो खोल देगा। तो इसमें जो है संविधान, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या की तो उन्होंने कहा कि नहीं, 25(2) खा में कहा गया है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को खोला जा सकता है। यदि हो सकता है कि वहाँ की लोकल रीति रिवाज कुछ और हो, तो लोकल रीति रिवाज डिफरेंट होने के बाद भी सामाजिक कल्याण और सुधार के नाम पर खोलने की शक्ति जो है दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको याद रखिएगा। बहुत गलती होती कई बार धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में, लोग गलत करते हैं, कई बार सीधे अनुच्छेद मिलाने को आ जाता है। तो दूसरा जो है अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें क्या है, संविधान का अनुच्छेद 24 ये कहता है कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी धार्मिक संप्रदाय है या उसका कोई अनुभाग है, उसे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अपने धार्मिक कार्यों का अपने तरीके से मैनेजमेंट वो कर सकता है, ये उसे पावर दी गई है, ये उसे स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे, इसमें 4 चीजें निहित हैं। नंबर 1, पहले तो धार्मिक और चैरिटेबल प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। कोई भी धार्मिक संप्रदाय होना चाहिए तो वो क्या कर सकता है, धार्मिक संस्था बना सकता है, उसका पोषण कर सकता है। दूसरा, अपने धर्म विशेष कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है उसे। फिर जो उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो जंगम हो चाहे वो स्थावर है। मित्रों, जंगम और स्थावर संपत्ति क्या होती है, जंगम का मतलब होता है जो चल फिर सकती है, मूवेबल होती है, और स्थावर का मतलब जो स्थायी रूप से रहती है, मूवेबल संपत्ति होती है। तो उसके अर्जन करने का और स्वामित्व का अधिकार भी उसको दिया गया है, किसको, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को। चौथा, ऐसी संपत्तियों का विधि के अनुसार प्रशासन करने का, जो भी अकॉर्डेंस टू लॉ हो, वो अधिकार भी उनको दिया गया है।
इसमें क्या प्रतिबंध है अनुच्छेद 26 में? अनुच्छेद 26 में जो पहला प्रतिबंध है वो वही है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन। ऐसा ना हो कि धार्मिक संप्रदाय जो रीति रिवाज कर रहा हो, जो प्रबंधन कर रहा हो, जो संस्थाएं स्थापित की गई हों, वो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के खिलाफ हों। दूसरा, इसमें संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को है। तो संप्रदाय की क्या डिफिनीशन है, यहाँ पे फंस रहा है, क्योंकि संप्रदाय की कोई डिफिनीशन जो है हमारे संविधान में नहीं दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है कि धार्मिक संप्रदाय कौन होता है, उसे कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए। तो धार्मिक संप्रदाय की 3 शर्तें यहाँ पर हैं। पहला है, धार्मिक संप्रदाय क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है। एक समूह है जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक संतुष्टि के लिए अनुकूल होना चाहिए। तो एक व्यक्तियों का क्या है? धार्मिक व्यक्तियों का समूह है, ध्यान रखिएगा। जब तक समूह नहीं होगा हम उसे संप्रदाय नहीं कहेंगे। तो संप्रदाय एक समूह है, उसमें विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास से उनकी आत्मिक संतुष्टि होनी चाहिए। अगर बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति नहीं जुड़े हैं तो उसे संप्रदाय नहीं कहेंगे। दूसरा, धार्मिक संप्रदाय है तो उसका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। तीसरा, एक विशिष्ट नाम होना चाहिए धार्मिक संप्रदाय का। तो बहुत सारे जो संप्रदाय हैं उनको इसमें मान्यता दी गई है। जैसे मैं आप एक को नोट दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो दी गई व्यवस्था के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग को हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय माना गया है। मतलब रामकृष्ण मिशन को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, जो हमने 4 प्रकार की बातें की, संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंध कर सकते हैं, उनका अर्जन कर सकते हैं और विधि के अनुसार प्रशासन कर सकते हैं। तो ये उनको अधिकार दिया गया है। हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक केस में या डिसीजन दिया गया है कि जो अरविंदो सोसाइटी है वो धार्मिक संप्रदाय नहीं है। मतलब एक सीमित मान्यताओं पर आधारित, एक सीमित लोगों को लेकर चलने वाले संगठन को जो है संप्रदाय माना नहीं जा सकता, उसे ये सारे राइट्स नहीं दिए जा सकते। तो समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी डिफिनीशन, इसकी परिभाषा दी जाती है। अब आते हैं मित्रों अनुच्छेद 27 पर। अनुच्छेद 27 क्या है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति, उसे फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इस विशिष्ट धर्म के लिए या धार्मिक समुदाय की अभिवृद्धि के लिए आप इसमें कर दीजिए। मतलब आप स्वतंत्र हैं, आपका मन करे कि कर दीजिए, ये मन करे ना दीजिए। तो इसमें जो है ध्यान दीजिए कि ऐसे करों को आपको देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मित्रों, कर क्या होता है? कर वो होते हैं जो जिससे वसूले जाते हैं उस पे ना खर्च करके दूसरे पे खर्च किए जाते हैं। कर जो होता है अधिक आय वालों से वसूला जाता है और सब्सिडी जो है गरीबों को दी जाती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 27 जो है कर पे रोक लगाता है कि करों पर आपको जो है करों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कर के अलावा है, जैसे कि कोई फीस लगाई जाती है, कोई शुल्क लगाया जाता है, तो उसको आप नहीं कह सकते कि अरे नहीं आप तो कर लगा रहे हैं, आप कैसे वसूल रहे हैं, क्योंकि कर के लिए रोक है। अगर फीस लगाई जाती है, मतलब अगर उस पैसे से आपको कोई सुविधा दी जा रही है तो वो आपसे ली जा सकती है। ठीक है ना। मान लीजिए आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, उस मंदिर में कोई फीस लग रही है कि भाई ये जो है VIP का गैलरी है और उसमें 100 रुपये फीस लेके आप जा सकते हैं। तो आपसे जो 100 रुपये फीस ली जा रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मुझसे टैक्स ले लो और ये अनुच्छेद 27 का वायलेंस है। ये वायलेंस नहीं है मित्रों, क्योंकि अब आपसे फीस ली गई, बदले में आपको VIP लाइन में लगने की सुविधा दी जा रही है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि करों का प्रयोग जो है सभी धर्मों के रखरखाव और उन्नति के लिए किया जा सकता है और कर की उगाही पर रोक लगाती, ना कि शुल्क के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता दी गई है। इसमें कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से गलती करते हैं लोग। नंबर 1, इसमें ध्यान रखिएगा, राज्य निधि से पूर्णता पोषित है। अगर कोई संस्था है उसको पूरी फंडिंग गवर्नमेंट करती है तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट फंडिंग नहीं कर रही है तो यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए ऐसा संस्थान है, उसका प्रकाशन तो राज्य ने किया है, प्रशासन जो है, प्रकाशन की जगह प्रशासन कर लीजिए इसको, प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन उसकी स्थापना जो है किसी न्यास के अधीन हुई है। तो ऐसे न्यास के अधीन कोई अगर संस्था बनाई गई है, ऐसे न्यास के अधीन अगर कोई
संस्था है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। तो अगर पूरी तरह से पोषित है तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर कोई न्यास के अधीन है तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है ना। जो भी न्यास होगा, मान लीजिए वो न्यास जो है अपने धार्मिक शिक्षा दे सकता है। तीसरी चीज है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है, और ऐसे संस्थान जो राजनीति से सहायता प्राप्त करते हैं। कोई संस्थान है जो राज्य से मान्यता प्राप्त है, और एक और है जो राजनीति से सहायता पाता है, मतलब वो पूर्णता पोषित नहीं है लेकिन राज्य से मान्यता प्राप्त है या राजनीति से सहायता प्राप्त करता है, ठीक। तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, देने में कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को ये बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप उसमें धार्मिक उपासना या धार्मिक शिक्षा में भाग लीजिए, ठीक है ना। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसमें लीजिए, आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत लीजिए, ठीक है ना। अगर आपकी नैतिक मान्यताएं उसके पक्ष में है तो आप जा सकते हैं, आपकी नैतिक मान्यताएं नहीं है पक्ष में तो आप मत जाइए। तो कोई फोर्सफुली नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, मान लीजिए अगर कोई अवयस्क है तो उसके संरक्षक की सहमति होने पर ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी मान लीजिए कोई स्कूल है जो राज्य से मान्यता प्राप्त है लेकिन किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, और वो चैरिटेबल ट्रस्ट मान लीजिए क्रिश्चियन मिशनरी से किसी वित्त पोषित है, और वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अब मान लीजिए कोई अवयस्क बच्चा जो है वहाँ पर पढ़ रहा है तो उसे धार्मिक शिक्षा देनी है कि नहीं देनी है, इसमें उसके संरक्षक से सहमति लेनी पड़ती है, और सहमति होने पर ही इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मित्रों, तो 4 प्रकार की चीज़ें हैं। अगर कोई राजनीति से पूर्णता पोषित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अगर कोई न्यास का ही स्कूल है, संस्थान है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। और अगर राज्य से मान्यता प्राप्त है या राजनीति से एडेड स्कूल है तो उसमें मान्यता, उसमें जो है धार्मिक उपासना धार्मिक शिक्षा के लिए दी जा सकती है, लेकिन किसी को फोर्सफुली नहीं दी जा सकती है। और अगर माइनर है कोई तो उसके संरक्षक से उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये मित्रों जो है इसको ध्यान दीजिएगा, ये है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 के बाद हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है ये समाप्त होते हैं, और आगे जो अनुच्छेद 29 और 30 में जो अधिकार है उनको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो मैं चाह रहा था कि यहाँ तक आपका हो जाए, तो फिर आगे के वीडियो में हम केवल अनुच्छेद 31 और 32 पे बात करेंगे, जिसमें पहले हम लोग 32 पे बात करेंगे क्योंकि 32 से लगातार क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जो इसे हटा दिया गया है, लेकिन उस पर भी हम डिटेल से आगे के वीडियो में बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि है या संस्कृति, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(1) में देखिए क्या अल्पसंख्यक शब्द की बात नहीं की गई 29(1) में, लेकिन 29(1) में यह कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, ध्यान दीजिएगा, नागरिकों के किसी भी अनुभाग को कहा गया है। ऐसा नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये व्याख्या की है कि ऐसा नहीं कहा गया है 29(1) में कि केवल अल्पसंख्यकों को ही यह अधिकार है। तो यद्यपि 29 में लिखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, लेकिन इसे आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 29(1) कहीं भी यह नहीं कहता है कि केवल अल्पसंख्यक है। इसमें जो मुख्य बात की गई वो क्या कहा गया है कि जिसकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि या संस्कृति है। अगर कोई ऐसा अनुभाग है जिसकी विशेष भाषा है, कोई लिपि है या संस्कृति है, 3 प्रकार की बात की गई है यहाँ पर, भाषा, लिपि और संस्कृति की। धर्म की बात यहाँ नहीं की गई, ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी अगर विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर कोई निवासी नागरिक है, कोई अनुभाग है, तो उनको उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 29 में नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे। 29(2) में क्या कहा गया है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली कोई शिक्षा संस्था है, उसमें प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई राज्य द्वारा पोषित संस्था चल रही है या राजनीति से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था चल रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपका धर्म दूसरा है तो आपको हमको इसमें हम एडमिशन नहीं देंगे, या आपकी रेस दूसरी है, या कास्ट आपका दूसरा है, या लैंग्वेज दूसरी है तो हम इसमें से आपको। तो ये बेसिकली अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण देने के लिए दिया गया है कि अगर
कोई ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग है जिसका धर्म, मूलवन जाति या भाषा के आधार पर जो है उसकी संख्या कम है, और कोई स्कूल है जिसमें जो बहुसंख्यकों द्वारा चलाया जा रहा है, तो वहाँ पर उसको मना नहीं किया जाएगा। यद्यपि इसमें बेसिकली ऐसा नहीं है कि केवल अल्पसंख्यक, मैंने आपसे कहा 29 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये माना गया है कि 29 में कहीं भी अल्पसंख्यक की बात नहीं की गई है 29(1) और 29(2) की व्याख्या करने में। तो यहाँ पर जो है यद्यपि 29 की जो हेडिंग है उसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, लेकिन इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो भारत के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग के लिए हैं। तो यहाँ पर यह कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर कोई भी है, अगर बहुसंख्यक वर्ग भी है कोई ऐसा जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, मतलब बहुसंख्यक वर्ग का कोई अनुभाग है, तो उसे भी अनुच्छेद 29 के अधीन अधिकार प्राप्त होगा। इसको ध्यान रखिएगा। 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को ही अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि 30(1) में लिखा है, 30(1) में साफ साफ लिखा है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। मैं 30(1) अगर पढ़ देता हूं, इसमें लिखा है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। मतलब दो इन्होंने कैटेगराइज किया है, अल्पसंख्यक वर्ग किस आधार पर होना चाहिए, या तो वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो। अगर कोई भी ऐसा वर्ग है जो धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, तो वो अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी कर सकता है और उसका प्रशासन भी कर सकता है। यह अधिकार 30(1) में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया था 29 में नागरिकों की बात की गई है, लेकिन 30(1) नागरिकों को प्राप्त नहीं है, सभी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 30(1) में केवल अल्पसंख्यक वर्गों की बात की गई। मित्रों, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा है, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था की अगर संपत्ति का अर्जन किया जा रहा है, तो इससे उनके जो प्रत्याभूत अधिकार हैं, जो संपत्ति लेने से उनके अधिकार हैं, वो छीनने नहीं चाहिए। ये बेसिकली अल्पसंख्यक वर्ग को संपत्ति की सुरक्षा देने के लिए लाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। हुआ क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार जो एक फंडामेंटल राइट था उसे निकाल दिया गया। फिर ये सोचा गया कि जब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट है ही नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्था, अल्पसंख्यकों की संपत्ति का जो है वो अर्जन हो जाए और उन्हें जो है उसका जो सही मूल्य है वो ना मिल पाए। तो अल्पसंख्यक वर्ग की जो एक निष्ठा है, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, वो प्रभावित हो सकती है, एक भय उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए ये लाया गया अनुच्छेद 30 में 1 का। इसमें ये लिखा गया कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, वो जो भी शिक्षा संस्था है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, अगर उसका अनिवार्य अर्जन करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को किसी चीज़ के लिए उसको लेना पड़ रहा है अपने उसमें, तो हाँ, तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि जो रकम है वो इतनी ज़रूर हो कि उसको जो राइट्स मिले हुए हैं वो मिल सकें। ऐसा ना हो कि उसको हम बहुत कम पैसा दे करके एकदम जो है मतलब हमने उसकी पूरी संपत्ति भी ले ली और उसको नाम मात्र का मानदेय दे करके, नाम मात्र की मुआवजा राशि दे करके फ्री कर दिया जाए। तो ये जो है अल्पसंख्यक वर्ग को एक राइट्स मिला हुआ है। हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग की जो प्रॉपर्टी है, जो शिक्षा संस्था का बेसिकली बात की गई है, तो अल्पसंख्यक वर्ग की जो शिक्षा संस्था है उनको राइट टू प्रॉपर्टी मिली हुई है। तीसरा है, राज्य जो आर्थिक सहायता देगा तो उसमें इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि धर्म या भाषा पर अधिक किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। मतलब अगर कोई धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग कोई शिक्षा संस्था चला रहा है, तो राज्य यह भेदभाव नहीं करेगा शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में, उनको ऐड देने में। उनको कुछ फंड अगर जा रहा है तो ये ध्यान नहीं देगा कि अल्पसंख्यक वर्ग का है तो इसको कम फंड दिया जाए। जो भी फंड देगा, जैसे सबको फंड देगा वैसे ही उनको देगा। तो इसको जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। और यहाँ पर जो है 2 अंतर मैंने आपको बताए कि अनुच्छेद 29 जो है जहां नागरिकों को बात करता है, यद्यपि अल्पसंख्यक वर्ग का प्रयोग किया गया है, शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन नागरिकों के लिए पूरे राइट्स दिए गए हैं, जबकि 30 जो है पूरी तरह से अल्पसंख्यक वर्ग को समर्पित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग पर पूरी तरह से समर्पित है? वो है अनुच्छेद 30।
इसमें कुछ नोट डाउन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली चीज़ है, संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। आपसे पूछेगा कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया? संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। जिस प्रकार संविधान में मौलिक ढांचे को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, उसी प्रकार संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ है वो मैंने आपको बता दिया कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है। जो धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है उनको इसमें शामिल किया गया है। तो मित्रों, यह जो है हमारा वीडियो, यह मुख्यतः जो है आज शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों को जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है उन पर केंद्रित था। आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम फंडामेंटल राइट के चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या हमारे जो है टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।